स्वागत है आपका जी बिजनेस में। ये है फाइनल ट्रेड और मैं हूं दीपांशु भंडारी। दमदार एक्शन आपको बाजार में आते हुए दिख रहा है। ढेरों स्टॉक्स पर अच्छी बढ़त के संकेत भी इस समय आते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। पहली बार 15,900 के पार आपने निफ्टी को इंट्राडे में जाते हुए देखा है। एक बार फिर से नया रिकॉर्ड लगाया है निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स ने भी 52,870 का नया रिकॉर्ड बनाया है और उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड भी होते हुए दिख रहा है। तो नए रिकॉर्ड और ऊंचाई पर ही कारोबार हो रहा है। बैंक से है आज अच्छा सहारा। 225 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बैंक अब 35,200 के पास है। आज सुबह अनिल जी कह भी रहे थे कि 35,000 के ऊपर एक अच्छी मूव आ सकती है और वैसा ही होते हुए आपको दिखा है। प्राइवेट बैंक्स, रियल्टी, मिड कैप इंडेक्स आधे से 1% मजबूत है और स्मॉल कैप इंडेक्स ने तो एक बार फिर से नया रिकॉर्ड छुआ है। तो जो ब्रॉडर मार्केट की तेजी थी वो इस समय बरकरार है। थोड़ी मुनाफा वसूली रोटेशन आप देख रहे हैं। फार्मा शेयर्स में आधे % की गिरावट है। साथ ही आज पीएसयू बैंक से उतना सहारा नहीं मिल रहा है जितना शायद कल आपने देखा था, तो वहां से भी हल्की सी गिरावट है। ग्लोबल बाजारों की बात करें तो अब तक ठीक ठाक ही संकेत आ रहे हैं। आज से फेड की 2 दिवसीय बैठक भी शुरू हो रही है। कल शाम को आएगी फेड पॉलिसी। उससे पहले डाउ फ्यूचर सपाट। यूरोप के बाजार जो तेजी में ही रहे हैं, आधा % आपको मजबूत दिख रहे हैं। बढ़िया एक्शन बना हुआ है बाजार में और एक बार आप देख रहे हैं कि आज फाइनेंशियल से अच्छा सपोर्ट आ रहा है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज, वहां पर अच्छी खरीदारी हो रही है। कंजम्पशन से जुड़े कई सारे स्टॉक्स में आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है और आज सुबह से ही आप देख रहे हैं एशियन पेंट्स लगभग 3% ऊपर है। टाटा कंज्यूमर में हो रही है खरीदारी। ब्रिटानिया पर हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको खरीदारी की राय दी है। एचयूएल भी ठीक ठाक कारोबार करते हुए दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यहां पर अच्छी खरीदारी हो रही है। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, यहां पर भी दमदार एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कोल इंडिया नतीजों के बाद थोड़ी सी सुस्ती है, कोई भारी गिरावट वहां पर नहीं है। डिवीज लैब, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नरमी दिख रही है। पर ब्रॉडर मार्केट्स में है भरपूर एक्शन। ढेरों स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन रही है। थोड़ी देर में अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि बाजार पर आपको क्या व्यू रखना चाहिए, उनसे उनकी स्ट्रैटेजी भी जानेंगे और हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने वाले हैं जो हमें अपनी ट्रेडिंग कॉल्स और मोमेंटम में स्टॉक्स हैं उस पर राय देंगे। पर उससे पहले आपको बता देते हैं आने वाले दिनों के लिए कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी, वरुण दोनों ही हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, शुरुआत करते हैं आपसे। गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज अब जुबिलेंट फूड और एलआईसी हाउसिंग के नंबर्स पर फोकस है। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर भी बोर्ड मीट में फैसला कर सकते हैं। यूएस मई के रिटेल बिक्री डेटा पर नजर रहेगी और आज शाम 5 बजे वित्त मंत्री की बीमा कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक है, तो इस इवेंट पर भी फोकस रहेगा। कल सुबह 11:10 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक होती हुई दिखेगी। कैश में सीएससी, न्यूरेका, ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक और साथ ही राइट्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे। सीएससी नतीजों के साथ शेयर विभाजन पर भी फोकस करेगा। श्याम मेटेलिक्स और सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन के आईपीओ कल बंद हो जाएंगे 16 तारीख को और किम्स और डोडला डेयरी के आईपीओ 16 यानी कि कल के दिन खुलते हुए दिखेंगे। जेएसडब्ल्यू इस्पात रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस जो है वो कल खुलेगा। एक्स डिविडेंड, आईसीआईसीआई प्रू और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस होते हुए दिखेंगे। देर रात यूएस फेड की पॉलिसी जारी होगी जिस पर हमारा फोकस रहेगा। गुरुवार के दिन निफ्टी की कंपनी पावर ग्रिड के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। वहीं नतीजों के साथ बोनस शेयर पर भी फोकस रहेगा कंपनी का। साइंट की एजीएम पर नजर होगी और साथ ही एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होने वाली है, इस पर नजर रहेगी। और कई सारी कंपनियां हैं जो कि एक्स डिविडेंड ट्रेड करती दिखेगी। टाटा स्टील, हैवल्स, टाटा पावर, टोरेंट पावर, कंजाइन एरोलेक, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा एलेक्सी और थायरोकेयर, इन पर इनके चलते नजर रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ आने वाले दिनों के लिए इवेंट्स जहां पर रखनी है नजर। पर आइए वरुण से जानते हैं आज मार्केट्स खुलने के बाद खबरों के दम पर कौन से शेयर्स एक्शन में आए हैं। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो ऑयल एंड गैस कंपनियों के लिए, खासकर ओएनजीसी, रैंस, ऑयल इंडिया के लिए जो हमने आपको खबर दी कि जो एपीएम गैस टर्मिनल है, एपीएम गैस है, उसकी कीमतें हैं वो बढ़ सकती है। सरकार और मंत्रालय के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है और इसकी कीमत पे ड्राफ्ट जो है वो जल्द तैयार होकर सर्कुलेट किया जाएगा। ओएनजीसी ने दरअसल इस कीमतें बढ़ाने के लिए कहा था क्योंकि जो मौजूदा कीमतें हैं उससे कहीं ना कहीं पूरी लागत जो है वो पूरी नहीं हो पा रही थी इसके लिए। तो ये एक बड़ी खबर थी जो हमने आपको दी थी, जिसका इम्पैक्ट आपने पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर पे देखा। इसके अलावा टेक महिंद्रा, मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंस ने इस कंपनी में 2.11% हिस्सा जो है वो 11 जून को बेचा है। मार्क्सन फार्मा अपडेट आया है कि 10 लाख कन्वर्टेबल वारंट्स प्रमोटर को जारी करने के लिए मंजूरी जो है वो मिल गई है।
74 के भाव पे 10 लाख कन्वर्टेबल वॉरेंट जारी करने के लिए मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैपेसिटी इंफ्रा इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है करीब 385 करोड़ का। 15 स्फूर्ति वैसे भी आज स्टॉक एक्शन में है और एनसीडी के जरिए 425 तक करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है इस कंपनी को। एसजेवीएन एनडीएमसी से 150 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। करीब 25 साल में ऑर्डर जो है इस कंपनी को पूरा करना होगा। सिप्ला इस कंपनी को कंप्लीट रिस्पांस लेटर मिला है यूएस एफडीए से। दरअसल सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली एक दवा के लिए इस कंपनी को ये लेटर मिला है। कुछ रिजल्ट्स आए हैं जिसमें इजीमाइट्रिप, यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है इस कंपनी का वाई अगर आप देखेंगे तो 3.5 करोड़ से बढ़कर करीब 30 करोड़ पे आया है। आय जो है 31.5 करोड़ से बढ़कर करीब 57 करोड़ पे आई है। क्यू भी नतीजे जो है उसमें अच्छा सुधार देखने मिला है। वर्लपूल यहाँ पे मुनाफा 92 करोड़ से बढ़ के 130 करोड़ पे आया है। आय में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन जो है 10.2% से बढ़कर 10.7% पे आए। 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान इस कंपनी ने किया है। पीएफसी यहाँ पे मुनाफा जो है 1435 करोड़ से बढ़ के 2326 करोड़ पे आया है। आय जो है 9,500 करोड़ से बढ़ के 9,670 करोड़ पे आई है। 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। और सबसे आखिरी में नेलकास्ट, मुनाफा जो है 23 करोड़ से घट के 6 करोड़ के आसपास आया है। हालांकि आय में कुछ बढ़ोतरी हुई है, 125 करोड़ से बढ़ के 220 करोड़ के आसपास। कामकाजी मुनाफा जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन घटे हैं 10% से घटकर करीब 8.2% के आसपास आए हैं। तो कुछ हद तक मिले जुले नतीजे जो है वो नेलकास्ट के हैं। हालांकि ऑपरेशन ये थोड़ी वीक है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और मिड कैप्स के नतीजे जो आते हुए दिखे हैं और साथ ही खबरों वाले शेयर्स। दमदार एक्शन बना हुआ है बाजार में। आइए इस एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अनिल जी से भी जानेंगे उनकी मार्केट पर राय। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी और साथ ही विश्वेश जी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। वागले साहब, एशियन पेंट से शुरुआत करना चाहूंगा सर। निफ्टी का टॉप गेनर, सुबह हम देख रहे थे अच्छा एक्शन आ रहा था। बर्जर पेंट्स पर भी सुबह खरीदारी की राय आती हुई दिखी थी हमारे पैनल में, और एशियन पेंट्स भी बढ़िया एक्शन में है। क्या राय देंगे एशियन पेंट्स पर सर? दीपांशु, एक क्लियर कट, पहले तो गुड आफ्टरनून। एक क्लियर कट ब्रेकआउट आया है, मैंने मिस कर दिया मॉर्निंग में। अगर मैंने पकड़ा होता तो 3010 3020 के आसपास सही एंट्री थी। अभी 3048 है, जिसने वो लेवल पे लिया है। आई थिंक हमारे चैनल पे ऑलरेडी रिकमेंड किया गया है। मुझे 3100 तक का भाव दिखता है, वो भी कल के दिन तक, मतलब आज और कल में। आज आएगा ये कह नहीं सकते, बट इसका टारगेट 3100 होना चाहिए। और अभी कोई एंट्री करता है तो कोई वेट कर रहा है तो स्टॉप लॉस 3015 का होना चाहिए। ओके, तो 3015 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट्स पर रखें नजर। किरण जी सुबह बर्जर पेंट्स पर भी राय दे रहे थे। पेंट स्टॉक्स भरपूर एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, पर अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सर, मार्केट में बढ़िया एक्शन बना हुआ है। सुबह से ही तेजी का माहौल है। बैंक निफ्टी अब वापस 35,250 के करीब भी आते हुए दिख रहा है। 15,900 पर निफ्टी भी होल्ड कर रहा है। तो अच्छा मोमेंटम और सुबह की जो गेन्स हैं वो बाजार होल्ड करते हुए दिख रहा है सर। दीप, मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले, आधा घंटे पहले एक डिप आई थी 1:30 बजे के आसपास, लेकिन आप देखिए कितनी शार्प रिकवरी हुई है। हालांकि डिप भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, मुश्किल से 40-50 पॉइंट की निफ्टी पर डिप आई, लेकिन उसको तुरंत ही खरीदारी में बदल के वापस से आप 15,900 के आसपास आते हुए देख रहे हैं। तो ये आपको बाजार की ताकत का अंदाजा लगता है। देखिए वापस से ऊपर के लेवल पर जाने की तैयारी निफ्टी की होती हुई दिख रही। तो डिप को खरीदा जा रहा है। सबसे बढ़िया बात यह है, गैप से खुलने के बाद मुश्किल से 50 पॉइंट की रेंज में बाजार ने दिन भर ट्रेड किया है। एकदम स्टेबल ट्रेड है, जहां पर लगातार खरीदारी बिकवाली होती हुई दिख रही है। और अगर एक झोंका आया भी तो उसमें खरीदा गया है। बैंक निफ्टी भी बहुत मजबूती के साथ 35,000 के ऊपर टिका हुआ है। 35,375, 35,550 थोड़ी कंजेशन जोन है, उसके आसपास जाने पर 35,300 के आसपास से थोड़ी सी रुकावट का लेवल आता है। लेकिन अच्छी बात है कि धीमे धीमे बढ़त बनाते हुए दिख रहा है। और अच्छी बात एक और ये भी है, निफ्टी के मुकाबले में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन बैंक निफ्टी का। तो अब आपको सपोर्ट निफ्टी को थोड़ा बैंकिंग शेयरों की तरफ से भी आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है, मैं थोड़ा डेटा तैयार कर ही रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि डेटा काफ़ी मजबूती वाला है और एक अच्छी क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई के लिए हम आज फिर से तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल मजबूत डेटा बनते हुए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि 16,000 के दर्शन इस वीकली एक्सपायरी के पहले हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सर, 16,000 की तरफ बाजार की नज़र बनी हुई है। आज 15,900 के ऊपर भी हमने बाजार को जाते हुए देखा है और डिप के बाद अच्छी रिकवरी भी आ रही है। थोड़ी देर में अनिल जी से लेंगे उनकी मार्केट की स्ट्रैटेजी और जानेंगे कि किस तरह से एक्शन और आगे बढ़ सकता है। 16,000 कितनी जल्दी आ सकता है स्क्रीन पर या नहीं।
कोल इंडिया में कुछ और आपके लिए एडिशनल खबरें आ रही हैं। नतीजों के बाद FY22 में 17,000 करोड़ के केपेक्स का लक्ष्य कंपनी ने सेट करा है। साथ ही कुछ कॉस्ट कंट्रोल के भी मेजर्स लाने वाले हैं। कर्मचारियों की संख्या घटाने पर भी कोल इंडिया प्लान कर रहा है इस समय। तो थोड़ी कॉस्ट रैशनलाइजेशन कंपनी की तरफ से भी अगले से 5 से 10 साल में कर्मचारियों की संख्या को सालाना 5% से घटाएंगे तो जो कुल एम्प्लॉय काउंट है उसमें साल दर साल 5% की कटौती करेंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल करेंगे और साथ ही केपेक्स प्लान की भी घोषणा कोल इंडिया की तरफ से आ रही है। आज नतीजों के बाद थोड़ा सुस्त जरूर ये काउंटर बना हुआ है। सुमित जी, जरा कोल इंडिया पर राय दें। अच्छा मोमेंटम रहा है, 160 के पास पहुंचने के बाद थोड़ी नरमी आई है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, थोड़ा सा साइडवेज टाइप का मूव देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छा है स्टॉक के लिए, क्योंकि स्टॉक ने पिछले 2 महीने के अंदर लोअर लेवल से बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दिखाया है। तो ये मूव कंटिन्यू करेगा, थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन हो जाए, उसके बाद वापस से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 162 163 का लेवल जैसे निकलता है कोल इंडिया के अंदर ऊपर की तरफ, तो उसके बाद एक तेजी का मूव देखने को मिलेगा और फिर एक अच्छा खासा अपसाइड मूव ऊपर में देखने को मिल सकता है। 162 163 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो फिर कोल इंडिया के अंदर एक तेजी बनेगी, जिसके अंदर 170 से 175 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चले। नीचे में स्टॉक का सपोर्ट 154 155 के आसपास का है। आपके लिए कोल इंडिया में खरीदारी करने की राय, बने रहें। अगर आपके पास पोजीशन है तो फिलहाल कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आइए बने रहें, खरीदें एक शेयर जो बताने के लिए तैयार हैं कुणाल जी और राकेश जी, और ये ऐसी वैसी नहीं, स्पेशल पिक के तौर पर है। तो आइए बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए स्पेशल पिक का बताएं सर। अनिल जी, स्पेशल इसमें स्टॉक पिक के अंदर ये है कि ये स्टॉक साइमल्टेनियसली डेली और वीकली चार्ट्स पर, दोनों चार्ट्स पर एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। स्टॉक है जेके टायर, जिसको मिस नहीं करना चाहिए। बड़ी इंटेंसिटी का बड़ा ब्रेकआउट और बड़े लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, बड़ा ब्रेकआउट जेके टायर पे आते हुए दिख रहा है। स्टॉक हमारे रडार पर 3-4 दिन से था और हम इंतजार कर रहे थे कि 145 के ऊपर स्टॉक निकल जाए। आज हम देख रहे हैं कि एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। 145 जो कि ब्रेकआउट का स्तर है, इसी स्तर पर एक स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट जो हम दे रहे हैं काफी अग्रेसिव बड़े टारगेट है। पहला टारगेट स्टॉक के लिए 156 रुपए का, 156 का फर्स्ट टारगेट, 165 का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए जेके टायर पे खरीदारी कराए। ओके, तो जेके टायर पर बड़ी मूव आ रही है और क्या है वजह इस मूव की? थोड़ी देर में कुशल भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि जेके टायर में आज चल क्या रहा है जो इतनी अच्छी उछाल काउंटर पर आ रही है। बट डेफिनेटली नजर रखिए इस काउंटर पर, अच्छी मूव दिखाते हुए दिख रहा है। और भी बढ़िया एक्शन बाजार में बनते हुए दिख रहा है कई सारे स्टॉक्स पर। गुजरात गैस पर आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, किरण जी कह रहे थे 660 तक के लेवल्स पर जा सकता है, 650 के ऊपर तो ऑलरेडी ये जाते हुए दिखा था। इन्फो एज पर भी आज सुबह खरीदारी की राय आई थी 5000 प्लस के टारगेट के लिए, ऑलरेडी 4900 पर ये काउंटर भी आते हुए दिख रहा है। पर साथ ही गैस स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन बन रहा है और कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। एसआरएफ यहां पर अच्छी खरीदारी हो रही है और विश्वेश जी भी हमारे साथ हैं। विश्वेश जी, एसआरएफ पर राय दें, 7200 के लेवल्स पर आ गया है, अच्छे मूवमेंट दिखा रहा है, यहां से और मूवमेंट देखते हैं सर। देखिए दीपांशु, एक चीज तो समझनी होगी कि जिस इंटेंसिटी से स्टॉक मार्च के मई के स्टार्ट में नीचे आया था 6900 टू ऑलमोस्ट 6100, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना क्विक रिकवरी आएगा। मेरे हिसाब से दिस इज बियॉन्ड वर्ड्स कैन कम्प्रहेंड। देखिए, जिस हिसाब से ऊपर आया है, मुझे लगता है कि 7000 के लेवल के नीचे अब जब तक नहीं जाता है तब तक पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक्स में शायद वापस जो मीडियम टर्म व्यू है वो रिज्यूम हो चुका है। दीपक नाइट्रेट देख लो या फिर आप एसआरएफ देख लो या फिर दूसरे केमिकल स्टॉक देख लो, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से सेटअप है स्टॉक 7400 की ओर जा रहा है। तो अगर इंट्राडे में 7150 7140 के पुल बैक मिलता है तो 7000 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है सीरीज के 7400 टारगेट के लिए एसआरएफ में बाय करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एसआरएफ में खरीदारी करने की राय। देखिए, देखते देखते 7000 का भाव हो गया। वाह, एक ज़माने में 1500-1600 रुपये में हम डिस्कस किया करते थे। मेरे मुश्किल से 1.5-2 साल पुरानी बात होगी, कहाँ से कहाँ भाव पहुँच गए। आइए बढ़ते हैं आगे और अगला बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर।
जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, दीपांशु ने गैस स्टॉक्स का जिक्र किया। मेरे रडार पर एमजीएल आ रहा है जिसका पैटर्न बहुत ही अच्छा है। 127473 के आसपास ये भाव है, 75 है अभी। यहाँ से लेकर 73 तक बाय करे। 1260 12-15 रुपए की रिस्क होगी अभी कोई लेता है तो। आज का टारगेट 1300 और आज और कल 2 दिन तक 1330, 1330 का नेक्स्ट टारगेट। पोजिशनली में मुझे 1450 तक दिखता है, लेकिन ये 1 महीना 1.5 महीने का कॉल। देवांशी, ओके, तो ये है आपके लिए महानगर गैस पर खरीदारी की राय। इस बीच स्पेंसर रिटेल के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी, आप जरा चार्ट भी पुल अप कर लीजिए, तब तक मैं नतीजे बता देता हूं। आय में गिरावट देखिए, साल दर साल मैं कंपैरिजन बता रहा हूं। 7.5% आय गिरकर आई है 592 करोड़ की। कामकाजी मुनाफा भी 33% गिरा है, 9 करोड़ से गिरकर 6 करोड़ आया है। मार्जिन्स भी 1.4% से गिरकर 1% के रहे हैं और घाटा यहां पर कम हुआ है, पर घाटे में ही है अभी कंपनी। 49 करोड़ के घाटे के मुकाबले 34.5 करोड़ का घाटा आया है, तो घाटा कम हुआ है, ये एक अच्छी बात है। पर इसके अलावा अगर आप देखें तो कमजोरी ही रही है। आय 7.5% गिरी है, कामकाजी मुनाफा 33% गिरा है और मार्जिन्स में भी आपने थोड़ी सी कमजोरी देखी है। चार्ट्स क्या कह रही हैं कुणाल जी? स्पेंसर रिटेल, देखिए, सबसे पहले तो दीपांशु ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है। ये बात ज़रूर है कि 84 रुपए पर एक बहुत अहम पुराना रेजिस्टेंस है जिसको पार करना इस स्टॉक के लिए शायद उतना आसान ना हो, और इसी वजह से हम इसमें एक सेल ऑफ भी देख रहे हैं। मुझे लगता है 84 पार करके स्टॉक उसके ऊपर टिकेगा, तब इसमें नई खरीद करनी चाहिए। जिनके पास पहले की भी खरीद है, एक बार के लिए स्टॉक से निकल जाएं। 84 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। 84 के ऊपर खरीदारी करें, इन स्तरों पर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाने के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए स्पेंसर्स रिटेल पर राय। नजर रखिए इस काउंटर पर जहां पर आप मूवमेंट बनते हुए देख रहे हैं। पर आइए पीएसयू बैंक्स, 2 स्टॉक्स जो फोकस में आपके रहने चाहिए, यूको बैंक और आईओबी। कुछ ना कुछ तो चल रहा है यहाँ पर, क्या है कुछ अहम ट्रिगर्स, आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए क्यों फोकस करना चाहिए इन दोनों पीएसयू बैंक्स पे? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए अब लगातार यही बातें चल रही हैं कि जिस तरह से अब बैंकों के निजीकरण की बातें हैं, ये दोनों बैंक्स हैं जो अब पीसीए से बाहर आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सारे डेटा यही सजेस्ट कर रहे हैं, संकेत यही मिलते हुए दिख रहे हैं। और आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगले 3 से 6 महीने में एनसीएलटी में जितने भी अब केसेस गए हैं, क्योंकि अनलॉकिंग हो चुकी है, एनसीएलटी में जो कामकाज है वो अब तेजी से होता हुआ दिख रहा है, तो अब बहुत ही बड़ी रिकवरी के जो संकेत हैं वो इन दोनों बैंकों के लिए मिलते हुए दिख रहे हैं। रिकवरी के जरिए बड़ी पूंजी मिलने से राहत होती हुई दिखेगी, इनके हालात काफ़ी ज़्यादा सुधरते हुए दिखेंगे। साथ ही आप देखिए इनके प्रोविजंस थोड़े से कम होंगे। सरकार ने भी फिलहाल जिस तरह से पूंजी यहाँ पे डाली है, इसके चलते दोनों बैंकों को काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखा है। मार्च तिमाही में सरकार ने आईओबी में करीब 4100 करोड़ तक की पूंजी निवेश किया था। साथ ही आप देखिए यूको बैंक में हमने देखा सरकार ने 2400 करोड़ तक यहाँ पे पूंजी निवेश किया था। FY22 में यूको बैंक में सरकार करीब 3000 करोड़ तक और निवेश करने की योजना है। तो इन ऑल आप देखिए काफ़ी फंड रेजिंग होती हुई दिख रही है बैंक्स की, सरकार की तरफ से काफ़ी मदद मिलती हुई दिख रही है। साथ ही जिस तरह से अब रिकवरी का ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, आने वाले समय में एनसीएलटी से भी इनको काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखेगा, जो रिकवरी आती हुई दिखेगी। अब आप देखिए कुछ ऐसे जो हम देखते हैं कि फंडामेंटल्स होते हैं जिसके चलते हम देखेंगे पीसीए से ये दोनों बैंक्स बाहर आती हुई दिखेगी। सबसे पहले तो जो सीटी रेशियो होता है वो हम देखते हैं 6.75% से ऊपर होना चाहिए, नेट एनपीए 6% से कम होना चाहिए, साथ ही जो आरओए होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, साथ ही जो सीआरएआर होता है वो भी 10% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सारे जितने भी हम देख रहे हैं फंडामेंटल्स हैं, ये दोनों बैंक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। सीटी रेशियो है, नेट एनपीएस में लगातार सुधार होता हुआ दिख रहा है, आरओए पॉजिटिव होता हुआ दिखा है दोनों बैंक्स के लिए, आईओबी और यूको बैंक। और साथ ही आज भी हमने देखा मैनेजमेंट हमारे चैनल पे आते हुए दिखे थे और इन्होंने भी कंफर्म किया है कि अब सारे फंडामेंटल्स पॉजिटिव हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे ये बैंक पीसीए से बाहर आ सकता है और इसी के चलते हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों में सरकारी बैंकों में तो एक्शन है ही, लेकिन ये दोनों बैंक में खासकर हम देख रहे थे ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिखा और अच्छे रिटर्न्स ये दोनों बैंक से आते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, अच्छे रिटर्न्स भी दोनों बैंक से आते हुए दिखे हैं और आईओबी इन पर्टिकुलर तो हमने एक्शन में देखा ही है, पर आज यूको के मैनेजमेंट ने भी हमें कहा है कि चर्चा जारी है पीसीए से बाहर आने की लिए। एक बार राय भी ले लेते हैं आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक पर सुमित जी से। सुमित जी, चार्ट क्या कहती हैं आईओबी की?
दीपांशु, स्टॉक के अंदर हलचल तो है, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। पिछले 10-15 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से एक वन वे मूव दिखाया है, एक पोल फॉर्म किया है, उसके बाद अभी फ्लैट फॉर्मेशन फॉर्म करने को जा रहा है। तो मेरे को लग रहा है जैसे ही स्टॉक यहाँ से ऊपर में 22 रुपए, ₹22.5 का लेवल तोड़ेगा तो स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होगा। फिर स्टॉक में ऊपर में 25 रुपए से लेकर 28 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहे, स्टॉक के अंदर कुछ तो हो रहा है, जल्दी एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। ओके, बने रहिए और अच्छी मूव आपको आती हुई दिख सकती है। ये है राय जहां तक का आईओबी का सवाल है। जुबिलेंट फूड पर आज फोकस है, इसके आने वाले हैं नतीजे पर। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट पर एक बार नजर डालिए बंसल जी, जरा इसकी चार्ट पर नजर डालें। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट अभी अभी एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा है, 2% ही ऊपर है, बट अभी अभी स्पाइक आया है। कोई राय वेस्ट लाइफ पर सर? देखिए दीपांशु, 490 के अराउंड प्राइस चल रहा है और कल के हाईस के ऊपर स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकली देखें तो 480 के अराउंड स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है, कल भी इनके नीचे नहीं गया था और आज भी इसके नीचे सस्टेन नहीं करा है। तो जिनके पास है, जो लेना चाहते हैं, 480 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पहला टारगेट 497, 498 का बैठता है और दूसरा टारगेट 506 का बैठता है। तो नजर रखिए वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, इस पर आ रहा है स्पाइक पर। नतीजे आने वाले हैं जुबिलेंट फूड के, एक बार वरुण से जान लेते हैं किस तरह के रहेंगे नतीजे इस कंपनी के। वरुण बताइए। देखिए, नतीजे तो अच्छे रहेंगे। सबसे पहले तो जो लो बेस है उसका फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। और एक बात याद रखिएगा कि जो QSR में कहीं ना कहीं कोविड के चलते इम्पैक्ट देखने मिला, इस कंपनी पे इम्पैक्ट उसका कम था। एक तो जो डिलीवरी सिस्टम था वो कहीं ना कहीं चालू था, तो इसके लिए इस कंपनी पे उतना बड़ा इम्पैक्ट जो है लॉकडाउन का नहीं हुआ है, कोविड का उतना बड़ा लॉकडाउन नहीं हुआ है। इनफैक्ट जनवरी और फरवरी में तो इस कंपनी की जो सेल्स जो है उसमें काफ़ी बेहतर रिकवरी देखने मिली थी। इसके लिए हमारा मानना है कि जो रेवेन्यूज है करीब 16% बढ़ेंगे, 1040 करोड़ के आसपास आएंगे। मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, 18.9% से बढ़ के 25.5% पे आएंगे और मुनाफा जो है 21 करोड़ से बढ़ के करीब 100 करोड़ के आसपास आ सकता है। जो बेस क्वार्टर है उसमें एक एक्सेप्शनल लॉस भी हुआ था इस कंपनी को करीब 32 करोड़ के आसपास का, लेकिन अगर उस एक्सेप्शनल लॉस को भी हटा दे तो 50 करोड़ से बढ़ के मुनाफा जो है 100 करोड़ पे आएगा, यानी कम से कम दुगना तो होने वाला है। जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है पिछले बार इस क्वार्टर में नेगेटिव थी, करीब 12-14% के आसपास की। इस बार माना जा रहा है कि उस लो बेस पे करीब 15 से 19% के बीच इस कंपनी की जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो आ सकती है। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जो कि अच्छे नतीजे को ट्रिगर करने वाले हैं और सबसे मेन तो जो लो बेस है उसका फायदा मिलेगा, नतीजे अच्छे रहेंगे। इसका फायदा मिलेगा और नतीजे भी अच्छे रहेंगे। और जानेंगे मैनेजमेंट से कि ये जो पिछले 2 महीने का लॉकडाउन हुआ था, क्या उसका कुछ इम्पैक्ट इनकी परफॉर्मेंस पर आते हुए दिखा है या नहीं, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड इन्होंने यूजुअली अच्छी तरह निकाल दिया है और पिछले कुछ समय से भी अच्छी तेजी में रहा है काउंटर। आज भी अगर आप देखें तो 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चोपड़ा साहब, जुबिलेंट फूड पर कोई राय या इस स्पेस पर कोई राय, क्योंकि लॉकडाउन के समय इंपैक्ट हुआ बट अनलॉक थीम बनी हुई है और बाजार का काफी इंटरेस्ट भी है, क्या व्यू रखते हैं सर आप? नमस्कार। मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूड पे कोई बहुत ज़्यादा असर आया हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपने घरों में पिज़्ज़ा डिलीवरी तो ली है और मेजरली इनका जो प्रोडक्ट है पिज़्ज़ास के अराउंड और जो भी ये प्रोडक्ट्स करते हैं तो काफ़ी होम डिलीवरीज हुई हैं। मगर हाँ, अनलॉक होने की वजह से एक स्पाइक देखने को मिल सकता है सेल्स में, क्योंकि जो इनका वैसे भी डाइन इन बहुत कम है एज कम्पेयर टू डिलीवरी। जो डाइन इन है दैट मस्ट बी नॉट मोर देन 10-20%, तो बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, एक स्पाइक आ सकता है क्योंकि एक मूड एलिवेटर है जितने भी रेस्टोरेंट बिजनेसेस में है। और अगर आप इस स्पेस के बारे में कहें, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में इतना कैश बर्न हुआ है, चाहे वो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स हो, चाहे वो वेस्ट लाइफ हो, चाहे वो जुबिलेंट का तो खैर मॉडल दूसरा है, मगर जो भी डाइन इन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैश बर्न हुआ है। तो अच्छी खबर है, जितने भी रेस्टोरेंट बिजनेसेस में हैं या फूड रिलेटेड बिजनेसेस में एक अच्छी खबर है। अनलॉक से तो लोग बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो मगर जुबिलेंट की मैं बात कहूँगा तो इसमें थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिल सकता है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ओके, बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स एक्सपेक्टेड नहीं है, बट डेफिनेटली देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी जुबिलेंट फूड वर्क्स की और क्या कहती है मैनेजमेंट, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स होते हुए दिखे हैं। जुबिलेंट फूड, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जस्ट डायल भी आज अच्छे मोमेंटम में है। वागले साहब,
वापस 1000 के लेवल के करीब आ रहा है। जस्ट डायल 5-6% की तेजी है। क्या व्यू बनता है सर, 1000 के ऊपर अगर काउंटर जाता है तो किस तरह का एक्शन देख सकते हैं? दीपांशु, 1010 1015 का इसका अगला रेजिस्टेंस है। इसको अगर ये पार करेगा तो 1100 तक वन वे जा सकता है। पैटर्न बहुत ही अच्छा है। अभी किसी ने बाय करके रखा है तो थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा 950 का, और 1010 के ऊपर अगर आप ऐड करते हो तो 1060 इवन 1100 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए जस्ट डायल पर राय। नज़र बनाए रखें, स्टॉक पर आप अच्छा मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं इस समय। अच्छा मोमेंटम MRPL पर भी आ रहा है, 5.5% की तेजी है, इस पर रखिए नज़र। KEI इंडस्ट्रीज, इस पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है और अभी अभी एक स्पाइक भी आया है जहां तक KEI का सवाल है। 6% की मूव आपको KEI पर आती हुई दिख रही है, तो अच्छा मोमेंटम KEI ने फिलहाल पकड़ा हुआ है। विश्वेश जी, कोई राय? KEI इंडस्ट्रीज अच्छी मूव दिखा रहा है? दीपांशु, बहुत ही अच्छी कंपनी है। हमने 320 के लेवल पर रिकमेंड किया था, फिर वापस 520 के लेवल पर रिकमेंड किया था। काफी बड़े सारे ब्रोकरेजेस के बाय है रिपोर्ट, और जिस हिसाब से अगर आप इसका फंडामेंटल्स देखोगे दीपांशु तो बहुत ही स्ट्रांग है। और अभी भी अगर आप मार्केट कैप देखते हो तो 5800 करोड़ का ही मार्केट कैप है। तो मुझे लग रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है और जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस है, मुझे लगता है स्टॉक आउट परफॉर्मर हो सकता है एटलीस्ट 3 से 6 महीने में। तो मुझे लगता है 700 ऑलमोस्ट अगर प्राइस पकड़े तो भी मुझे लगता है आने वाले 2 या 3 महीने में हम 1000 प्लस के लेवल देख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर कोई भी डिक्लाइन आता है तो खरीदना चाहिए, अदरवाइज मुझे लगता है कि होल्ड है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ओके, तो फिलहाल होल्ड करें और नीचे आए तो और ऐड करें। ये है आपके लिए KEI इंडस्ट्रीज पर राय। आइए सेठी साहब की लेते हैं राय। सेठी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। 2:30 बजने का वक्त हो रहा है। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स और उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी। स्वागत है आपका सेठी साहब। बताएं सर, आज क्या कॉम्बिनेशन रखा है? कैश, फ्यूचर, ऐसा कुछ है? गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक है खरीदारी करने की सलाह, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है अनिल जी। अरे वाह, बताएं सर। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है वो स्टॉक का नाम है KRBL, जो कि अभी 233 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ये दुनिया की सबसे बड़ी बासमती एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। इसका ब्रांड नेम है इंडिया गेट, जो कि भारत में तो पॉपुलर है ही है, बाहर भी बहुत ही पॉपुलर है। कंपनी का प्रेजेंस और एक्सपोर्ट्स है टू मिडिल ईस्ट, जैसे ईरान वगैरह, फिर यूरोप, USA, कनाडा, अफ्रीका। कंपनी पिछले 120 साल से काम कर रही है। दमदार फंडामेंटल्स है अनिल जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 18%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17-18% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 24-25% का है, और डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.15। सबसे अच्छी बात है वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, अभी भी 10 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। और बाकी इस स्टॉक में एक जो बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, वो जो नए राष्ट्रपति आए हैं US के, जो बाइडेन, उनका ईरान को लेके अप्रोच सॉफ्ट है। अगर वहां से कुछ सैंक्शन कम होते हैं या हटा दिए जाते हैं तो फिर KRBL के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो बड़ा पॉजिटिव होगा ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटना। तो इस स्टॉक पे शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी करने की सलाह है, और मेरा इसमें 250 का शॉर्ट टर्म का टारगेट है और स्टॉप लॉस रखना है 225 रुपए का। 225 का स्टॉप लॉस, 250 का टारगेट। KRBL में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। इनके ब्रांड का आइडिया, कौन से ब्रांड का चावल बनाते हैं ये? इंडिया गेट अनिल जी, इंडिया गेट। घर के कामों में बड़ी दिलचस्पी है आपकी सेठी साहब। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ओके, बताइए दूसरा स्टॉक है आपका। अनिल जी, घर के कामों के कारण नहीं आया है ये इंडिया गेट नाम। तो क्या है, जब टीवी पे बोलना था हाँ। तो फिर पता किया इसके कौन का क्या ब्रांड से है, तो उससे पता तो क्या इंडिया गेट ब्रांड है। ओके, बेनिफिट ऑफ डाउट गोस टू बैट्समैन। ठीक है, अनिल जी कवर अप स्टेटमेंट है। हाँ, एक मिनट, सुमित जी कुछ कह रहे हैं। जी सुमित जी। अनिल जी, ये कवर अप स्टेटमेंट है, कवर करने के लिए। हाँ एग्जैक्टली। देखिए सुमित जी को पता है हकीकत जर की। सुमित जी ऐसे ही इस तरह की चीज़ों से कई बार गुजर चुके हैं। ओके, तो चलिए सेठी साहब बताइए अपनी दूसरी पिक आज के लिए। अनिल जी, जो मेरी आज की दूसरा स्टॉक वो एक बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, जिसको मैंने कई बार निचले लेवल से रिकमेंड करा है। और पिछली दिवाली में मेरा इस साल के लिए दिवाली का पिक था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, जो उस समय 180 के लेवल पे
रिकमेंड करा था 300 के टारगेट से दिवाली तक के, बट अभी ये स्टॉक 300 कुछ 74-75 पे ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, हाल ही में इसने 415 तक के हाइज लगाए और वहां से थोड़ा करेक्ट हुआ। करेक्शन का कारण भी था कि जो इनके वन ऑफ द प्रोमोटर एंटिटी समझ लीजिए या जो सब्सटेंशियल चंक है होल्ड करते हैं दालमिया पावर, उनका एक ब्लॉक बिका था रिसेंटली। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत गिरावट देखी, बट फिर से स्टॉक में वो जो एक छोटा सा पीरियड था जब थोड़ा गिरावट आई, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, वहां से अब ये स्टॉक में वापस से तेजी बन रही है। बाकी अनिल जी, एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है। 97% मार्केट शेयर है, मतलब वर्चुअली मोनोपोली है इस सेगमेंट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 89%, रिटर्न ऑन इक्विटी 45%, जीरो डेट कंपनी, और पिछले 2-3 साल का जो पैट का कैगर है, जबरदस्त पैट का कैगर है। और इसमें कई नामी गिरामी निवेशकों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ, जैसे फिडेलिटी है, निप्पॉन एएमसी, मिरे एसेट मैनेजमेंट, एसबीआई लाइफ और इवन एमआईटी जो यूएस की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी इसमें करीबन 2% हिस्सेदारी ओन करती है। और हाल ही में इसने अपनी जो एक सब्सिडियरी है इंडियन गैस एक्सचेंज, उसमें भी स्टेक बेची है। अडानी गैस ने उसमें पिक किया है, गेल ने किया, टोरेंट गैस ने किया, और इवन एनएससी इज लाइकली टू पिक अप स्टेक। उसके लिए शायद कुछ थोड़े रेगुलेटरी अप्रूवल्स बाकी है। बाकी मार्च तिमाही के नतीजे भी बहुत ही दमदार थे। इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ और मुझे लगता है जो एनएससी का आईपीओ आना है, फोर्थकमिंग जो एनएससी का आईपीओ है, वो एक बिल्कुल ये एक्सचेंज वाले स्टॉक्स को रीरेट करेगा और एनएससी के आईपीओ की ग्रे मार्केट में बहुत ही जबरदस्त डिमांड है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए तो रखना ही है। शॉर्ट टर्म में मेरा इसमें टारगेट है 390 रुपए का, स्टॉप लॉस 365 का रखना है। बाकी मुझे लगता है इस स्टॉक को यहाँ से भी लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छे अपसाइड के लिए बिल्कुल रखना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये स्टॉक हमेशा से फेवरेट रहा है। 365 रुपये का स्टॉप लॉस, 390 का टारगेट। और KRBL ये एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है सेठी साहब की तरफ। जी दीप। बिल्कुल सर, और IEX के साथ साथ PTC इंडिया पर भी नजर रखिए। आज सुबह का SIP स्टॉक 10% की तेजी हमने आती हुई देखी। अभी भी अगर आप देखें तो 8-8.5% ऊपर ही दिख रहा है। तो जबरदस्त एक्शन यहां पर बनते हुए। पर आइए फिर जान लेते हैं अनिल जी से कि मार्केट पर आपको क्या व्यू रखना चाहिए। मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए चलते हैं अनिल जी के पास। सर, ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं। डाउ फ्यूचर्स पर अगर आप नजर डालें तो अच्छी बढ़त दिख रही है, 30-40 पॉइंट्स ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव हैं और कल नैस्डैक ने ही सहारा दिया था। डाउ पर हल्की सी आपने नरमी देखी थी। यूरोप के बाजार लगातार तेजी में ही आते हुए दिख रहे हैं। अभी भी देखें तो लगभग आधे % की तेजी आपको यूरोप में दिख रही है। $73 के करीब ब्रेंट है। एक दिन की छुट्टी के बाद चीन और हांगकांग के बाजार खुले थे, इसलिए वहां पर आज हमने नरमी देखी। पर इसके अलावा बाकी के एशिया के बाजार भी आज पॉजिटिव ही रहे। तो ग्लोबल मूड माहौल तो ठीक ठाक है सर, हमें क्या करना चाहिए? तेजी, 16,000 की तैयारी और क्या दी, बस ये 2 चीज़ें कर लीजिए और इसी के साथ रहिए। लगातार आप देखिए 14,500 से एक भी शॉर्ट कॉल आया नहीं है, एक्सेप्ट कल सुबह कि जहाँ खुले वहाँ पर बेचिए। और 14,575 और 14,625 की रेंज में काट भी लीजिए शॉर्ट और लॉन्ग भी कर लीजिए। इसके अलावा लगातार अभी तक बाय साइड के ही कॉल्स आ रहे हैं। बीच बीच में कभी कभार दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलते हैं, उससे ज़रूर आजमाएं लीजिए। डेटा मजबूत है, शानदार है। 15,800 इसके आसपास आज की क्लोजिंग होने की संभावना है, जहाँ पर आप अभी ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी पर। माफ़ कीजिएगा 15,900, माफ़ कीजिएगा 15,900, नोट 800। तो अभी आप देखिए आप 15,900 के आसपास है। डेटा क्या कह रहे हैं? पहली चीज़ तो ये कि डेटा ये बता रहे हैं कि 15,800 के नीचे की क्लोजिंग नहीं होगी तो आप लाइफ टाइम हाई पर जाकर क्लोज होने वाले हैं, ये बात पक्की है। पहला तो कंफर्ट यहाँ पर आ जाता है। 15,900 थोड़ा सा हल्की रुकावट का लेवल है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में भी 15,900 पर है, वो 42 लाख शेयरों का है। 15,800 ज़्यादा मजबूत सपोर्ट है जो टूटेगा नहीं। 15,900 हल्की रुकावट का लेवल है जो पार भी हो सकता है। तो आज के डेटा के लिहाज से अगर आप देखें तो क्लोजिंग मुझे कहीं न कहीं 15,850 से 15,900 की रेंज में मिलनी चाहिए। फिलहाल जो डेटा है वो 15,900 के ऊपर की क्लोजिंग का भी इशारा नहीं कर रहे हैं। तो अगर 3:05 के पहले अगर हम 15,900
905 के ऊपर निकलकर टिक जाए 5 मिनट के लिए, तो फिर आपको 25 से 50 पॉइंट और ऊपर निफ्टी के मिल सकते हैं। तब आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखेगी, जो 25-50 पॉइंट और आखिरी घंटे में निफ्टी को बढ़ा देगी, 15,950 तक ले जा सकती है, बशर्ते कि 3 बजे के पहले या 3-5 तक हम 5 मिनट के लिए एक बार निकल कर टिक जाएँ 15,900 के आसपास। फिलहाल डेटा के हिसाब से संभावना कम दिख रही, तो 15,850, 15,900 ये आखिरी 1 घंटे का मूव निफ्टी में नजर आ रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी। कल हम बात कर रहे थे कि 35,000 पार नहीं होगा, और आज मैं वो बात कर रहा हूँ कि 35,000 के नीचे आखिरी घंटे में नहीं जाएगा। ये बड़ा कंफर्ट आया यार। क्यों आया वो देखिए, 35,000 के पुट पर 17 लाख शेयर है, हाईएस्ट है, तो सपोर्ट हुआ ही। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात क्या है, 35,000 के कॉल्स पर भी 13 लाख शेयर है। तो ये जो कॉल राइटर से जो शॉर्ट होकर बैठे हैं, जैसे ही आप अगर थोड़ा गिरेंगे 35,000 के नज़दीक आएंगे, तो सबसे पहले ये अपनी शॉर्ट काटने के लिए बैठेंगे। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स अभी काफ़ी हैं, 35,000 पे है, 35,200 पर 13 लाख शेयर है, तो अच्छी खासी शॉर्ट्स हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि 35,000 के नीचे आज हम बंद नहीं होंगे और 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी। 35,300 हल्की रुकावट का लेवल है, जहाँ 15 लाख शेयर कॉल्स में है। तो अभी जो नज़र आ रहा है, ज़्यादा संभावना ये है कि आप 35,150 से 35,300 की रेंज में कहीं न कहीं निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर बंद होंगे। और इन केस 35,300 के पार निकल कर टिक गए हम आखिरी आधे घंटे में, 3 बजे के पहले 35,325 आज का हाई पार करके, तो 35,375, 35,450 तक आज जा सकते हैं। उसकी जगह, उससे ज़्यादा की जगह यहाँ पर नहीं है। तो बैंक निफ्टी के लिए 35,500 की रेंज है, निफ्टी के लिए 15,850, 15,900 की रेंज दिख रही है आखिरी 1 घंटे के लिए। अभी तक ये है लेवल आपके लिए। जी दी, बिल्कुल। तो बढ़िया एक्शन है, नए रिकॉर्ड क्लोजिंग के लिए आप तैयार हो रहे हैं। निफ्टी थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है, बट 35,000 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी टिकता हुआ दिखेगा। इंडेक्स पर तो एक्शन भरपूर है, पर स्टॉक्स में और भी ज्यादा एक्शन बना हुआ है। तो आइए एक और स्टॉक कॉल आपके लिए सुमित जी की तरफ से, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, पेपर स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, एक एक करके सब स्टॉक्स ऊपर का मूव दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 167, 167.10। स्टॉक का नाम है TNPL, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर। TNPL के अंदर ब्रेकआउट है। मार्च 2020 के हाई टूट रहे हैं। स्टॉक 1 साल 1.5 साल के कंसल्टेशन के बाद अभी अपसाइड मूव दिखा रहा है। मेरे को लग रहा है कि TNPL यहाँ से एक बढ़िया अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 178 का इसके अंदर पहला टारगेट बनेगा और 185 का इसके अंदर दूसरा टारगेट बनेगा। 178, 185 ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। स्टॉक ने जो आज ब्रेकआउट दिया है वो 158, 160 का लेवल है, तो 158 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 178 से 185 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में TNPL के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट TNPL पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार जुबिलेंट फूड के नतीजे देख लीजिए। 104 करोड़ का मुनाफा आया है, ठीक उम्मीद के मुताबिक। कुशल, किसने बनाया था अनुमान? वरुण ने बनाया था सर। वेरी नाइस, एकदम बैंग ऑन टारगेट। 4 करोड़ के फर्क रहा, बिल्कुल। 100 करोड़ बोला, 104 करोड़ आया। इतना तो 3 सिग्मा वेरिएशन इतना चलता है, तो 6 सिग्मा में आ गया। हाँ सॉरी, 3 में नहीं आया, 3 में तो 99 हो जाता है। ओके, मुनाफा आपके सामने आ चुका है। आंकड़ा 104 करोड़ का आया है, 21 करोड़ से बढ़कर 104 करोड़, 4 गुना हो गया। वंडरफुल, वेरी नाइस। ओके, तो ये है पहला आंकड़ा। मार्जिन, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है जुबिलेंट फूड के नतीजों में। लेकिन आय आ गई है आपके सामने 898 करोड़ से बढ़कर 1030 करोड़, यानी 900 करोड़ से 1030 करोड़, करीबन आप समझ लिए 13% आय का आंकड़ा बढ़कर आया है। मुनाफा 4 गुना होता हुआ दिखा है। ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड के नतीजे। 6 रुपये के डिविडेंड का ऐलान। चार्ट्स पर तेजी या मंदी का ऐलान करेंगे कुणाल जी। कुणाल जी बताएं सर, कामकाजी मुनाफा और बाकी आंकड़े आए उससे पहले, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आए उससे पहले, जल्दी से चार्ट्स देख लीजिए आप। अनिल जी देखिए, स्टॉक एक रेंज में है। 3150 पर एक सपोर्ट था, बिल्कुल वही आज का डे लो लगा है, वहीं तक फिसला और वापस उन्हीं लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है अनिल जी 3150 के नीचे सरकेगा तभी लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट करें, अदरवाइज होल्ड करें। और तेजी बनेगी 3240 के ऊपर, तो 90 रुपए की रेंज है। 3240 के ऊपर खरीदारी करें, 3150 के नीचे जाने पर जो पोजिशन है उससे एग्जिट करें।
ओके, तो ये है आपके लिए राय जुबिलेंट पर अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं। हमारा जो अनुमान था उसके मुताबिक आपने मुनाफे का फिगर आते हुए दिखा है। आय में भी अच्छी बढ़त है। 1040 करोड़ के आय का अनुमान था, 1025 करोड़ की आय आई है, तो लगभग मुनाफे के अनुमान मुताबिक ही आपको आय भी आती हुई दिखी है। 250 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आया है। हमारा अनुमान 265 करोड़ का था, बट अगर आप कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो 170 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ का आया है, तो वहां पर भी आपने अच्छी बढ़त देखी। तो परफॉर्मेंस अच्छी रही है, अनुमान मुताबिक ही रहे हैं। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यहां पर सबकी नजर रहती है। 11.8% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आपने यहां पर आती हुई दिखी है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि अनुमान 15 से 19% का था, तो एलिवेटेड एक्सपेक्टेशन थी, उसके हिसाब से देखें तो थोड़ी कम है, बट ऑलमोस्ट 12% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आई है। लो बेस का ऑफकोर्स फायदा मिला है, क्योंकि पिछली बार नेगेटिव था ये फिगर, तो वो एक बात है। बट डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही है। थोड़ा अनुमान से सुस्त रहा है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का आंकड़ा जुबिलेंट फूड के लिए, बट ओवरऑल बेसिस पर ये है आपकी परफॉर्मेंस जो है। कुछ रेस्टोरेंट्स टेम्पररी बंद भी हुए थे, तो उसको अगर एडजस्ट करके देखें तो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो इनकी आती है वो 13.7% की आती है, तो वो भी एक अच्छा ही आंकड़ा कंपनी की तरफ से आते हुए दिखा है। तो ये है पूरा का पूरा सेटअप जुबिलेंट फूड का। लगभग अनुमान मुताबिक, थोड़ा अनुमान से कम आप अगर देखें कामकाजी तौर पर हैं, बट ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास आ रहे हैं और कम बेस से अच्छी बढ़त भी दिखा रहे हैं। जुबिलेंट फूड आपके लिए नतीजों के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली स्टॉक में आती हुई दिख रही है आपको। पर आइए एक और स्टॉक के बारे में बात करें जहां पर अच्छा तेजी का रुझान रहा है, एफडीसी। जरा इसकी चार्ट पर नजर डालिए, आज भी तेजी में है और इस हफ्ते अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक अच्छा उछाल आया है। पिछले कुछ समय से अच्छा उछाल बना हुआ है एफडीसी में। जानते हैं देवांशी के साथ क्या चल रहा है इस काउंटर पर। देवांशी बताइए। बिल्कुल, एफडीसी आपने जैसे कहा कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 20% तक का उछाल ये स्टॉक दिखा चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी की एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पे जारी होती हुई दिखी है। बेयर केस जो है वहाँ पे 371 तक के लक्ष्य देख रहे हैं, लेकिन जो बुल केस है वहाँ पे काफ़ी अग्रेसिव टारगेट से देख रहे हैं। 413 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि जो घरेलू फॉर्मुलेशन कारोबार है उसका जो योगदान है वो करीब 94 to 95% है और वहाँ पे अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। इसके साथ ही जो ओआरएस सेगमेंट है, क्योंकि कंपनी ये लीडर है, मार्केट लीडर है ओआरएस बनाने में, और वहाँ पे हम देख रहे हैं तेजी से ग्रोथ आती हुई दिख रही है। विटामिन सी की जो मेडिसिन है उसमें कोविड के चलते हमने देखा है कि अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। आने वाले समय में भी मैनेजमेंट का भरोसा है कि आने वाले समय में ओआरएस है, विटामिन सी सेगमेंट जो है यहाँ पे अच्छी तेजी आती हुई दिख सकती है। साथ ही आप देखिए कई ऐसे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे हम देखेंगे डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो हमने इस बार भी देखा है FY21 में अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है, करीब 28% की। कुल आय में अगर देखें तो 25% का जो हिस्सा है वो इनके एक्सपोर्ट कारोबार से आता है। तो डोमेस्टिक का जो मार्केट है, साथ ही जो एक्सपोर्ट मार्केट है, वहाँ से तो हम देखेंगे कि अच्छी बढ़त आती हुई दिखती है। साथ ही मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि आने वाले समय में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लॉन्च करने की कंपनी की योजना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अहम 13 प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास जो लार्जली इसके जो ग्रोथ है वो ड्राइव करते हुए दिखते हैं। आने वाले समय में भी इसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल सकती है और इसके चलते आपको जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो आने वाले 2 से 3 साल में सुधरते हुए दिख सकते हैं। FY21 से FY23 तक 10% से ज़्यादा जो ग्रोथ है उसका अनुमान भी लगाया जा रहा है। इसके साथ ही जो सबसे अहम बात है, क्योंकि HDFC और बाकी जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं उनको पसंद आ रही है, हर साल कंपनी बायबैक करती है। 300 करोड़ जितना बायबैक ऑन एन एवरेज ये कंपनी करती है और इसी महीने के आसपास करती है सितंबर तक, और माना ये जा रहा है कि ये कंपनी अब भी बायबैक कर सकती है। कंपनी के बुक्स पर 550 करोड़ के अप्रॉक्स कैश है। मैं आपको बता दूं कि 2020 की अगर बात करें तो 450 करोड़ माफ़ कीजिए 450 रुपये प्रति शेयर के भाव पर इन्होंने बायबैक किया था 100 करोड़ के आसपास का। जुलाई 2019 में इन्होंने बायबैक किया था 120 करोड़ का। मार्च में भी हमने देखा था 2018 में करीब 120 करोड़ का उन्होंने बायबैक किया था 350 रुपीज़ के आसपास। तो माना जा रहा है कि अभी भी जो बायबैक की प्राइस आएगी वो काफ़ी ऊपर होगी और लगभग इस बार भी 450 के लेवल्स के ऊपर तक के बायबैक्स की प्राइस आ सकती है। 100 से 150 करोड़ के बीच में बायबैक आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है सारे ब्रोकिंग हाउसेस का, और इसी के चलते पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं एफडीसी में इतना बड़ा एक्शन देखने मिल रहा है आपको। ओके, तो ये है एफडीसी में।
एक के बाद एक बड़े बायबैक और 120 करोड़ और 98 करोड़, 3 साल में 3 बायबैक, 350, 400 के भाव पे। जाहिर सी बात है कि बड़े एक्शन स्टॉक में लगातार होते हुए दिखे हैं, इस वजह से ही स्टॉक आपको काफ़ी एक्शन में नज़र भी आता हुआ दिख रहा है। नितिन जी तैयार है और वक्त है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका से मुलाकात करने का। बताएं नितिन जी। ये बैंक निफ्टी के हम बुल कॉल स्प्रेड लेंगे। ओके। अब 35,200 की कॉल ऑप्शन लेनी है और साथ में 35,500 की बेचनी है। इसमें कॉस्टिंग आपको 135 रुपए की आती है और स्टॉप लॉस हमें 100 रुपए का रखना है, यानी 30 रुपए पर लॉट का नुकसान होने लग जाए 750 रुपए का तो निकल जाना है। अदरवाइज इसके टारगेट होंगे 230, 240 ऐसे डिफरेंस का, यानी ऐसा लग रहा है कि जो परसों एक्सपायरी है वो 35,500 के ऊपर कटनी चाहिए। ये जो डिफरेंस है, जो 130 वाला डिफरेंस है, ये 250, 260 ऐसे डिफरेंस हो सकता है। तो आपको 120-30 रुपए का प्रॉफिट है और 30 रुपए का मैक्सिमम रिस्क रखना है। तो ये बुल कॉल स्प्रेड है जो हम बनाएंगे। ओके, तो 35,500 के ऊपर परसों की एक्सपायरी देख रहे हैं आप? हाँ नितिन जी। जी अनिल जी, 35,500 के ऊपर की एक्सपायरी देख रहे हैं, 35,200 के आसपास है। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, बहुत बढ़िया कराइए। 300 पॉइंट की तेजी और तो 35,500 के ऊपर बंद हो जाए। अब तक इस रनअप में एक ही 35,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है, शायद एक या मैक्सिमम दो। 35,650 बेस्ट क्लोजिंग मिली है, एक 35,525 हुई थी और एक 35,650। तो अगर 35,500 के ऊपर वापस बंद हो जाता तो बड़े ब्रेकआउट के संकेत आते हुए दिखेंगे और फिर बढ़िया एक्शन होगा। तो फिलहाल जब तक 35,500 के ऊपर बंद ना हो तब तक 35,200 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए, परसों की एक्सपायरी वाला। 35,500 का बेचिए, 100 रुपये की कॉस्टिंग में काम हो जाएगा। स्टॉप लॉस 30 रुपये का ही लगाना है, 135 का काम 135 में होगा। स्टॉप लॉस 100 का लगाना है, 230, 240 के टारगेट के लिए। ये राय नितिन जी की तरफ से आती हुए, शुक्रिया नितिन जी। अच्छा नितिन जी, शुक्रिया। क्या पहले, अच्छा ये बैंक निफ्टी तो बता दिए, निफ्टी का क्या हाल है? अच्छा, काफी स्ट्रांग है और ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी 15,950 की तरफ जानी चाहिए। और बैंक निफ्टी में मैं ये ऐड करूंगा कि अनिल जी, की अगर आज के दिन में इंट्राडे प्ले करना है और नेक्स्ट 45 मिनट्स के लिए प्ले करना है तो 35,200 की नेकेड कॉल में ट्रेड कर सकते हैं। अभी 250 का है, इसका स्टॉप लॉस 210 का रखें और क्लोजिंग में जो भी भाव है, अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई तो 330, 340 भी बिक सकती है। तो 35,200 की कॉल नेकेड आज के लिए एक बार हम बेट कर सकते हैं। 40 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखिए बाइंग प्राइस से। तो एक तो ये है बैंक निफ्टी पे, और मेरा व्यू बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि निफ्टी 16,000 की तरफ जा सकती है इसी एक्सपायरी में, जून एक्सपायरी में। बट यहाँ से लीड बैंक निफ्टी कर सकता है, क्योंकि बैंकिंग के स्टॉक्स थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे थे, बट आज का डेटा जो बन रहा है उसमें आउट परफॉर्मेंस होने की संभावना आने वाले समय में लग रही है। आईटी थोड़ा रुक सकता है बट बैंकिंग यहाँ से पिकअप करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी 15,950, 16,000 और बैंक निफ्टी 35,500, 35,700 इसकी तरफ मूव कर सकती है। 16,000 की तक जाने के लिए जून एक्सपायरी का क्यों इंतजार करना है? ये कल परसों में करा दो ना, परसों है एक्सपायरी। 16,000 में कितना बजे, ये इतना सा 100 पॉइंट तो है, कल परसों में नहीं हो सकता है? कुछ भी नहीं अनिल जी, 100-150 पॉइंट हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट बढ़ गई तो हाँ, वही तो 300-400 पॉइंट आप बैंक निफ्टी बढ़ाओ, 100 पॉइंट हम 16,000 के दर्शन जल्दी करा देंगे। आप गुरुवार के पहले 35,500 करा दो तो ईश्वर ने चाहा तो 16,000 के दर्शन भी हो जाएंगे। एक ऐतिहासिक लेवल और देखने को मिलेगा। हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो अपनी 1-2 जनरेशन आगे वालों को बताएंगे, देखो हमने 16,000 का देखा था निफ्टी। क्यों कुशल? अच्छा, आप भी तैयार है इसके लिए? वेरी गुड। तो चलिए, कुशल तैयार है हमारे साथ बताने के लिए ये भी पहले। अच्छा नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुशल ये भी बताने के लिए तैयार है कि इस कोरोना की दूसरी लहर में रियल एस्टेट शेयरों का और रियल्टी सेक्टर का, पहले सेक्टर का पूरा हाल कैसा रहा है और शेयर भी बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो कुशल, क्या है डिटेल्स आपके पास, बताइए। बिल्कुल जी, तो जिस तरह से हमने रियल्टी स्पेस में ओवरऑल जो इंडेक्स लेवल पर अगर आप देखेंगे तो बीएससी रियल्टी इंडेक्स ने का काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा है। हालांकि ओवरऑल रियल एस्टेट स्पेस की बात करेंगे तो उस वजह से जो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट्स हैं वहाँ पर हमें कमजोरी के संकेत देखने को मिले हैं, खासकर कलेक्शन फ्रंट पर रेसिडेंशियल जो है वहाँ पर बेहतर साइड पर प्रदर्शन देखने को मिला है एज कम्पेयर टू जो कमर्शियल रियल एस्टेट स्पेस का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो। इनफैक्ट इन सब दिक्कतों के बावजूद भी बीएससी रियल्टी इंडेक्स
जो है अपने प्री कोविड स्तर के उच्चतम स्तर पर है और पिछले एक साल में बीएसई रियल्टी इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 82% की बढ़त दिखाई है। इनफैक्ट इस इंडेक्स में जितने भी शेयर्स शामिल हैं वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तेज़ी हमें देखने को मिली है। और ये क्यों आती हुई दिखी है? सबसे पहले तो Q3 और Q4 में जिस तरह के यहाँ पर कंपनियों ने रिकॉर्ड सेल्स हासिल किए हैं वो एक बड़ा फैक्टर रहा है इन सब स्टॉक्स और इंडेक्स लेवल पर हमें रनअप जो देखने को मिला है। ये पहला कारण वो है। दूसरा कारण महाराष्ट्र स्थित जो कंपनियों की स्टैम्प ड्यूटी घटाने की जो कटौती की जो घोषणा हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ा फैक्टर और जो पॉजिटिविटी लोगों के लिए जो निवेशक हैं उनके लिए नज़र आ रही थी और इसी वजह से वहाँ पर एक हो सकता है कि रनअप बाइंग हमें देखने को मिले जिस वजह से इंडेक्स लेवल पर इतना बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। पर दूसरी तरफ जो ग्राउंड रियलिटी है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देश में करीब 98% डेवलपर्स की जो कस्टमर इंक्वायरी है उसमें हमें कमी आती हुई दिखी है। क्रेडाई की ये रिपोर्ट है और सर्वे के मुताबिक करीब 95% ग्राहक ने अपने घर खरीदने के फैसले को पोस्टपोन या डीले किया है। तो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट जो है वो जो एक्चुअल आपको इंडेक्स लेवल परफॉर्मेंस है उससे काफ़ी डिफरेंशिएटेड आती हुई नजर आ रही है क्योंकि बाजार जो है वो आगे का आउटलुक देखता है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा रियल एस्टेट सेक्टर का हाल जो आपके सामने होता हुआ दिख रहा है। सुस्ती है सेक्टर में लेकिन शेयरों में है तेजी इस वक्त आती हुई। आइए बढ़ते आगे, कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं इस वक्त उन पर भी फोकस कर लिया जाए और राय ले ली जाए हमारे एक्सपर्ट से कि किस तरह का एक्शन होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। आज का टॉप गेनर आपको नजर आएगा एशियन पेंट्स, यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही। इसी के चार्ट पर एक बार चार्ट्स में क्या फंडामेंटल एक बार राय ले ली जाए। चोपड़ा साहब, एशियन पेंट्स कैसा दिख रहा है आपको? जी नमस्कार। देखिए बेहतरीन कंपनी है और मुझे लगता है कि जिस तरीके का ग्रोथ पाथ इसका है साल दर साल करीब 15 से 20% की ग्रोथ ये दिखा रहा है। और अभी भी हालांकि लॉकडाउन रहा है, हालांकि रियल एस्टेट एक्टिविटी बहुत धीमी रही है, उसके बावजूद भी इस कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया। और ऑटो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर पेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं इसमें बने रहें और ये कॉन्स्टेंटली निरंतर ग्रो करता रहेगा 15-20% का। मेरा टारगेट इसमें 3500 रुपये का है। तो यदि ये 3500 अचीव करता है तो शायद और ऊपर के टारगेट्स इसमें खुल जाएंगे। बट अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स क्या होता है कि कई बार परेशान हो जाते हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल इसमें बने रहें और संभवतः आपको ये 3500 के लगभग जाता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय चोपड़ा साहब की तरफ से। नजर रखिए, बाजार में एक्शन है और नतीजों का भी इंतजार है। जुबिलेंट फूड के नतीजे आ गए हैं, इससे पहले कि LIC के नतीजे आए एक बार जान लेते हैं कि अनुमान क्या है बाजार का LIC से। देवांशी हमारे साथ तैयार है। देवांशी बताइए, LIC हाउसिंग फाइनेंस कहां पर रखनी है नजर? बिल्कुल, इस बार जो नंबर्स हैं वो काफ़ी स्टेबल रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। इस बार काफ़ी रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स बढ़ते हुए दिखेंगे और इसके चलते जो प्रोविजंस के आंकड़े हैं वो उसमें एक बड़ा जंप आपको देखने मिल सकता है क्वार्टरली आधार पर, साथ ही ईयरली आधार पर अगर हम देखें तो प्रोविजंस के जो नंबर्स होंगे वो थोड़े से बढ़ेंगे और इसी के चलते मुनाफे पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन जो लोन ग्रोथ है उसमें अच्छी बढ़त इस बार आपको देखने मिल सकती है। करीब 8 से 9% तक के लोन ग्रोथ में आपको बढ़त देखने मिलेगी और इसी के चलते जो ब्याज से आय है वो इस बार करीब 16% तक बढ़ने का अनुमान है। ओवरऑल नंबर्स देख लेते हैं। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो करीब 16% तक की बढ़त दिखा सकता है। जो मुनाफा है उसमें 85% तक का जंप होगा, क्योंकि पिछले साल जो बेस था वो थोड़ा सा छोटा था। साथ ही टैक्स के एडजस्टमेंट्स के चलते आपको जो मुनाफे का नंबर है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। प्रोविजंस इस बार ईयरली आधार पर 200% बढ़ सकते हैं। तिमाही आधार पर अगर आप देखें तो 17 से 20% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। असेट क्वालिटी पर हल्का सा दबाव इस तिमाही में आ सकता है, लेकिन किस तरह से कलेक्शन एफिशिएंसी बनती हुई दिख रही है, आने वाले समय में क्या गाइडेंस है इस पर नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल नंबर्स इस बार स्टेबल रह सकते हैं। ओके, देखते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस किस तरह के ओवरऑल परफॉर्मेंस रहती है। लोन ग्रोथ 8% के करीब आपको आती हुई दिख सकती है, बट प्रोविजनिंग ऑफ कोर्स बढ़कर भी आएगी। वागले साहब, कोई राय LIC हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट्स पर? सर, नतीजों से पहले एकदम सपाट। दीपांशु, ये स्टॉक काफी चल चुका है और 550 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो मुझे नहीं लगता इतना इजीली ब्रेक होगा। वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए आपको। नीचे में ये स्टॉक 480-500 के बीच में मिलना चाहिए।
ये मेरी शॉर्ट टर्म राय है। लॉन्ग टर्म तो बुलिश व्यू है, लेकिन फिलहाल 480 550 ये रेंज है। ओके, तो ये है राय आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर। एक कॉल दे रहे हैं विश्वेश जी, बिगुल बजाते हैं उनके लिए विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, सीमेंट सेक्टर में मुझे लग रहा है कि कुछ मूव है, और आज के दिन में रैमको सीमेंट मुझे लग रहा है कि लास्ट एटलीस्ट 5 से 7 वीक का जो साइडवेज कंसोलिडेशन था वो ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे रहा है। तो रैमको सीमेंट फ्यूचर में 1017 के आसपास चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्टॉक में 1010 तक का पुलबैक आता है तो भी खरीदना चाहिए। 995 का स्टॉप लॉस रखिए, और जिस हिसाब से ब्रेकआउट आ रहा है मुझे लगता है 1060 और 1080 के टारगेट आप 3 से 4 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अनयूजुअली हाई वॉल्यूम है फॉर द स्टॉक, ब्रेकआउट ऑफ अ रेंज है। मुझे लगता है 1040 1060 तो शायद हम कल तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रैमको सीमेंट खरीदने की राय है विद स्टॉप लॉस बिलो 1000, टारगेट 1060 1080। ओके, तो ये है आपके लिए रैमको सीमेंट। लंबे समय बाद सीमेंट स्टॉक्स थोड़े फोकस में आ रहे हैं, और स्पेशली रैमको सीमेंट। यूजुअली इतनी ज़्यादा कॉल्स नहीं आती हैं इस पर डेफिनेटली अच्छा एक्शन ये काउंटर आपको इस समय दिखा रहा है। तो नज़र रखते हैं रैमको सीमेंट पर। नज़र रखते हैं कुछ और काउंटर्स पर जहाँ पर अच्छी मूव आपको आ रही है इस समय बाजार में। कैश स्टॉक्स, जैसे मैं कह रहा था, लगातार आपको बढ़िया मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं, और एक एक करके कुछ और मूव्स आ रही हैं इस समय। वर्लपूल, इसके आज नतीजे आए थे, और वर्लपूल के चार्ट में भी थोड़ा मोमेंटम रहा है। 2300 के ऊपर है। कुणाल जी, जरा वर्लपूल के चार्ट देखिए। नतीजों के बाद पॉजिटिव रिएक्शन आया, और जो रिएक्शन आया वो गेन स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो 2300 के ऊपर और मूव देखते हैं वर्लपूल में सर। देखिए, वर्लपूल एक ऐसा स्टॉक है दीपांशु जिसने इस पूरी रैली में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, और लगभग उन्हीं स्तरों पर चल रहा है जहां पर कि ये कोविड के फॉल के समय था। और अब हम देख रहे हैं कि इन स्तरों पर एक बेस बनाकर एक वापस से इसमें एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में देखिए तेजी बनेगी स्टॉक में, और बहुत संभव है कि आपको वापस से 2800 2850 के लेवल्स आते हुए दिखें। ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कभी भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो मुझे लगता है 2800 के लेवल्स आपको इसमें आते हुए दिखेंगे। तो इन स्तरों पर भी गिरावट में खरीदारी कराएं। ओके, इन स्तरों पर गिरावट में खरीदारी की राय रखें। थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर इस पर व्यू लें, ना हालांकि ट्रेडिंग के लिहाज से, बट डेफिनेटली अच्छे गेन्स आपको वर्लपूल दिखा सकता है, और आज नतीजों का भी रिएक्शन आप काउंटर पर देख रहे हैं। पर आइए एक स्टॉक जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, जेके टायर स्पेशल पिक के तौर में राकेश जी, कुणाल जी ने आपके लिए रेकमेंड किया है, और क्या वजह है जो इतना बड़ा उछाल आप एक सेशन में देख रहे हैं? 8% की तेजी जेके टायर में फिलहाल बनी हुई है। कुशल से जानते हैं। कुशल, बताइए क्या चल रहा है जेके टायर में? बिल्कुल दीपांशु, जेके टायर के लिए काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। इनके लिए खबरें ये आ रही हैं कि कंपनी जो है अगले 2 साल में 200 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है, और ये निवेश जो है कंपनी जो है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकती है, और ये और एडिशनल प्लांट्स नहीं लगाने वाली हैं। कंपनी का ये मानना है कि जो डी बॉटलनेकिंग करेंगे, जो प्रोसेस एफिशिएंसी लाएंगे, उससे कंपनी की जो क्षमता विस्तार होगी वो इनके लिए काफ़ी गेम चेंजिंग हो सकता है। खासकर अगर आप डिमांड स्पाइक आगे के लिए जो आउटलुक नजर आ रहा है कंपनियों को, चाहे आप ऑटो कंपनियों की भी बात करें, कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि यहां पर जो OEMs हैं वो अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर, जो पेंट अप डिमांड है और जो पर्सनल मोबिलिटी की नीड है उसको पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्शन लेवल्स जो है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और लाइकवाइज जाहिर सी बात है कि अगर OEMs अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं तो जितनी भी ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रिया फॉलो करेंगी। तो यहाँ पर कंपनी जो है अब क्षमता विस्तार के लिए अगले 2 साल में 200 करोड़ रुपए का खर्च करने का लक्ष्य बना रही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कंपनी के FY21 तक उनके पास करीब 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, और कुल मिलाकर 5.75 मीट्रिक टन की क्षमता जो है अभी एग्जिस्टिंग मौजूद है। इसको बढ़ाया जाएगा, और जो ये सारा का सारा निवेश किया जाएगा इसके लिए वो पूरा का पूरा इंटरनल अक्रूवल से होगा। और ये इसके लिए एक और इंडिकेटर भी बन रहा है कि कंपनी लगातार जो है अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करती जा रही है डी लेवरेजिंग कर। और दूसरा बड़ा फैक्टर जो है आज के
दिन में अगर आप जेके टायर्स में तेजी देखेंगे उसकी बड़ी वजह ये भी है कि लगातार कंपनी कर्ज घटाती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट FY21 में कंपनी ने नेट कर्ज जो है 930 करोड़ लगभग से घटाया है और अब जो नेट कर्ज है कंपनी का 4483 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है और FY24 तक कंपनी का जो कुल लॉन्ग टर्म डेट है उसको 45% के लेवल्स पर लाने की उम्मीद है। तो ये दो बड़े कारण हैं जिस वजह से जेके टायर में आज आप इतनी अच्छी तेजी देख रहे हैं। बिल्कुल, तो नजर रखिए जेके टायर जबरदस्त एक्शन में आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले स्पेशल पिक के तौर में राकेश जी, कुणाल जी ने 156 से 165 के आपको टारगेट्स भी दिए हैं। फिलहाल 150 के लेवल पर स्टॉक का इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जेके टायर भरपूर ट्रिगर्स हैं जो आगे और तेजी दिखा सकते हैं। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरी नजर जा रही है। एक्सिस बैंक यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। पिछले 3 से 4 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। 749 के आसपास एक्सिस बैंक अभी ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक के अंदर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। एक्सिस बैंक मेरे को लगता है कि यहाँ से जल्दी एक अच्छा ऊपर का मूव दिखाएगा जिसमें 765 का पहला टारगेट बनेगा और 765 का लेवल ब्रेक होने पे इसी मूव में, इसी रैली में 780 रुपए तक के लेवल एक्सिस बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 732, 730 के आसपास का सपोर्ट है, तो 732 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। ऊपर में 765 और 780 ये दो लेवल्स जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। 750 का कॉल भी लिया जा सकता है ऑप्शंस के जरिए, जो कि 15.5 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 10 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 20 रुपए से लेकर 25 रुपए तक के टारगेट एक्सिस बैंक के 750 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल के हिसाब से 765 से 780 रुपए तक के लेवल जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा एक्सिस बैंक के अंदर। बिल्कुल, खरीदारी करके चलने की सलाह है एक्सिस बैंक के अंदर। यहाँ पर अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है और अभी थोड़ी देर पहले मोमेंटम में भी आ रहा था। बाजार को सहारा देने का रोल एक्सिस भी प्ले करते हुए दिख रहा था। एक्सिस पर रखिए नजर रखिए कुछ और काउंटर्स पर जहां पर अच्छी तेजी आ रही है। DLF, इसमें एक अच्छा स्पाइक आया है और इस पर रखेंगे नजर, एक व्यू भी लेंगे और कुछ खबरें भी हैं जिसकी वजह से DLF में आप बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। बल्कि एक बार कुशल के पास चलते हैं और जानते हैं एग्जैक्टली DLF में क्या चल रहा है और फिर चोपड़ा साहब से DLF पर एक व्यू भी लेंगे। कुशल, बताइए क्या चल रहा है DLF में। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए DLF लगातार फोकस में बना हुआ है। इनफैक्ट रियल एस्टेट पैक को अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें तेजी बनती हुई नजर आ रही है। आप देखिए 300 के लेवल्स के पार DLF जाता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर इनकी तेजी का कारण एक तो इनकी जो रेसिडेंशियल सेल्स है वो है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप पिछले 2 क्वार्टर्स की बात करें तो करीब 1000 करोड़ की प्री सेल्स कंपनी ने ऑलरेडी कर दी है और मजबूत मार्च तिमाही भी आती हुई नजर आई है और आगे का आउटलुक भी निवेशकों को काफी पॉजिटिव लग रहा है जिस तरह से मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है। इनफैक्ट अगर आप कमर्शियल पोर्टफोलियो देखें तो वहां पर अभी भी हमें जो है दबाव देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी गिरावट जो है आपको इनकी ऑक्यूपेंसी में आ रही है। ऑब्वियस सी बात है कि जो वर्क फ्रॉम होम का अभी कल्चर बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए जो कमर्शियल रियल एस्टेट स्पेस है और जो स्टेट वाइज लॉकडाउन होते हुए दिखे हैं वो थोड़ा सा सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। पर आगे ये बड़ा ट्रिगर बन सकता है जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है। दिल्ली में भी आपने देखा कि जो मॉल्स के लिए अनाउंसमेंट होती हुई नजर आई है, इनके लिए काफी पॉजिटिविटी के इंडिकेशंस हैं। इनफैक्ट वित्तीय स्थिति भी कंपनी की लगातार मजबूत हो रही है। आप देखिए इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में 7.5% तक की कटौती हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है और सालाना आधार पर अगर आप इंटरेस्ट कॉस्ट देखेंगे तो करीब 280 करोड़ रुपए की सेविंग्स ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। आउटलुक भी काफी मजबूत है, मांग बढ़ने के संकेत नजर आ रहे हैं और उसके ध्यान में रखते हुए कंपनी लगातार अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च करती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट FY22 तक प्री सेल्स 4000 करोड़ तक जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिस वजह से DLF में आपको काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ ब्रोकरेजेस भी जो है अपना बुलिश मोमेंटम जारी रख रहे हैं। JP मॉर्गन ओवरवेट रेटिंग के साथ नया टारगेट्स 310 से बढ़ाकर 350 दिया है और साथ ही जेफरीज ने भी खरीदारी की राय के साथ 288 से पुराने टारगेट से बढ़ाकर अब नया टारगेट 358 रुपए के दे रहे हैं। तो ब्रोकरेजेस भी DLF पर काफ़ी बुलिश है। बिल्कुल बुलिश व्यू है DLF पर और राकेश जी और कुणाल जी की तरफ से राय आई है। आशु जी ने आपको राय दी है। पिछले हफ्ते अनिल जी भी कह रहे थे कि पोजिशनल बेसिस पर 330 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप DLF पर ट्रेड कर सकते हैं। चोपड़ा साहब, आपकी राय, DLF पर अच्छा मोमेंटम आ रहा है, यहाँ से कैसी चाल दिखती है काउंटर की?
मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और रादर मैं अगर आपको याद हो, मैंने आप ही के चैनल पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रिकमेंड किया था 950 के लगभग। और मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़, डीएलएफ, शोभा, ब्रिगेड, ये सारी जो अग्रणी कंपनीज़ हैं, ये बहुत ही अच्छा करेंगी आने वाले 2 सालों में। मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है रियल एस्टेट सेक्टर का कंप्लीट रिवाइवल और री-रेटिंग होने वाला है। और संभवतः आपको डीएलएफ जैसा स्टॉक 360 मेरा पहला टारगेट है, फॉलोड बाय 400 एंड 500। तो अगर सेक्टर में रिवाइवल जो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, और एक पेंट अप डिमांड जो आगे प्ले आउट होगी, जो सेल्स बढ़ेंगी, तो आई थिंक कि रियल एस्टेट शुड डू वेल अगले 1 से 2 साल के पर्सपेक्टिव से। और सारे ही जो टॉप रंग कंपनीज हैं, चाहे वो ओबरॉय रियलिटी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चाहे शोभा है, ब्रिगेड है, इस तरह की कंपनीज में निवेश करें। छोटी कंपनियों में ना जाएं जहां पर ओवरहैंग बहुत ज़्यादा है डेट का, मगर बड़ी कंपनीज के साथ रहें। गोदरेज प्रॉपर्टी जैसी कंपनी, मुझे लगता है कि 2000 तक उसका भाव जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को पूरा रियल एस्टेट क्षेत्र। और रियल एस्टेट ही नहीं, इसके साथ साथ जो एलाइड सेक्टर्स हैं, जैसे कजारिया है, सोमानी सिरेमिक्स है, या जो प्लाईवुड की कंपनीज हैं, जो भी सामान यूज होता है किसी पर्टिकुलर घर को बनाने के लिए, तो वो सारे कंपनीज में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो डीएलएफ इज अ कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग बाय फ्रॉम माय साइड। मुझे लगता है 360 पहला टारगेट, फॉलोड बाय 400 एंड देन 500। ओ, बड़े टारगेट्स चोपड़ा साहब की तरफ से आ रहे हैं, अग्रेसिव टारगेट्स 400 एंड 500 के टारगेट के लिए डीएलएफ पर रखे नज़र। तो यहाँ से तो अभी मूव शुरू ही हुई है, जिस तरह से चोपड़ा साहब का कॉन्फिडेंस इस स्टॉक पर बना हुआ है। पर डीएलएफ में अच्छा मोमेंटम है। अभी थोड़ी देर पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी थोड़ी सी खरीदारी की राय आती हुई देखी थी। बिल्कुल गोदरेज प्रॉपर्टीज भी थोड़ा सा मोमेंटम में आ रहा है। अगर विश्वेश जी हमारे साथ हैं तो एक बार विश्वेश जी से भी व्यू ले लेते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज पर, जिस तरह से इस पर एक्शन बन रहा है। विश्वेश जी बताएं, क्या राय देंगे? गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी अभी अभी एक मूव आती हुई दिखी है। देखिए दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंट है, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। और जैसे चोपड़ा जी ने कहा, मैं भी एक चीज को बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एज अ सेक्टर कैन टर्न आउट टू बी अ डार्क हॉर्स। और मुझे वो लगता है कि ओवरऑल आने वाले दिनों में हम गोदरेज प्रॉपर्टीज को एटलीस्ट नहीं तो भी 1500 के लेवल देख सकते हैं। तो मेरी ओर से यही सलाह होगी कि अगर 1400 के लेवल के आसपास मिलता है तो ट्रेडिंग के लिहाज से डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन मीडियम टर्म आउटलुक पूरे सेक्टर पे एज अ होल बुलिश ही है। ओके, तो मीडियम टर्म आउटलुक बुलिश ही है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी स्पाइक आपको करते हुए दिखा रहा है। हम देख रहे हैं डीएलएफ पर भी एक अच्छी मूव आ रही है। एक बार देखते हैं क्या बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स पे भी ऐसा ही मोमेंटम आप पिकअप होते हुए देख रहे हैं। जहां तक बाजार का सवाल है, महिंद्रा लाइफ में एक अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है। शोभा पर भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, कोल्टे पाटिल आपको हल्की गेंस दिखा रहे हैं। बट डेफिनेटली रियल एस्टेट पैक में आप कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है आपको। तो नजर रखिए यहाँ पर और देखते हैं किस तरह की मूव आती है। एफएमसीजी स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से बाजार का मूड माहौल बना हुआ है। ब्रिटानिया पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके पास कॉल्स आई हैं। मैरिको, डाबर, ये भी आपको एक्शन दिखा रहे हैं। टाटा कंज्यूमर में भी तेजी बनती हुई दिख रही है। जानते हैं एफएमसीजी के लिए कुछ अच्छी खबरें क्या हैं इस समय जो बनती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स को भी थोड़ा सहारा मिलते हुए दिख सकता है। वरुण हमारे साथ तैयार है। वरुण बताइए, एफएमसीजी स्टॉक्स में क्या चल रहा है? देखिए दीप, दरअसल एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी रॉ मटेरियल कॉस्ट का लगातार बढ़ना। और हो ये रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पाम ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें लगातार गिरावट देखने मिले। इनफैक्ट कल ही अगर आप देखेंगे तो मलेशिया में जो अगस्त के फ्यूचर्स थे उसमें करीब 10% के आसपास की गिरावट हुई थी। हालांकि वहाँ से थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन भारी भरकम गिरावट जो है पाम ऑयल की कीमतों में देखी जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल मलेशिया और इंडोनेशिया, ये 2 जगह है जहाँ पे पाम ऑयल की जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी हद तक बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। जो ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन ईज ऑफ हो रहे हैं और जैसे जैसे अनलॉक हो रहे हैं वैसे वैसे जो शिपमेंट्स है उसमें भी तेजी आ रही है। और इसके लिए जो सप्लाई साइड के इश्यूज थे वो भी कम होते जा रहे हैं। कुछ हद तक डिमांड को लेकर इश्यूज है क्योंकि ओवर सप्लाई हो चुकी है, लेकिन ये सारे फैक्टर्स है जो पिछले कुछ दिनों से पाम ऑयल के दाम पे दबाव बना रहे थे। और कल तो एक भारी भरकम गिरावट जो है पाम ऑयल की कीमतों में देखी गई है। अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ता है। दरअसल एफएमसीजी कंपनीज के 2 सेगमेंट है, एक तो पैकेज गुड्स और दूसरा सोप यानी कि साबुन जो कंपनियां बनाती है वो सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का इस्तेमाल करती है। पिछले कुछ समय में आपने देखा था कि पाम ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। इसके कारण इसका जो डेरिवेटिव होता है या फिर बाय प्रोडक्ट होता है पीएफएडी, जिसको पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट बोलते हैं, उसकी कीमतें भी लगातार बढ़ रही थी। और इसका इस्तेमाल जो है वो साबुन में काफ़ी ज़्यादा होता है। कुल रॉ मटेरियल के कॉस्ट में
करीब 20-30% के आसपास का रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है ये PFAD का ही होता है। और काफ़ी सारी कंपनियां जो है उसमें से खासकर HUL, इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर्स और ज्योति लैब्स, ये 3 कंपनियां ऐसी है जिनका साबुन बनाने पे काफ़ी निर्भरता है। और इन कंपनियों की कुल सेल्स में से करीब 20% के आसपास जो है वो केवल साबुन के सेल्स से आती है। और आपको याद होगा पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनियां लगातार दाम बढ़ाई जा रही थी साबुन के, क्योंकि ये PFAD के दाम बढ़ रहे थे। अब ये कम हो रहे हैं, तो इसके चलते माना जा रहा है कि कुछ राहत जो है वो शायद इन सोप बनाने वाली या साबुन बनाने वाली कंपनीज को मिल सकती है, क्योंकि PFAD के दाम घट रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और बताना चाहता हूँ, जब एक बात और याद रखिए, ऐसे PFAD के दाम जब घटते या फिर रॉ मटेरियल के दाम जब घटते हैं ना, तो जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है वो फिर से मार्केट में आ जाते हैं, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा स्प्रेड जो है वो मिल जाता है। तो कंपटीशन भी बढ़ सकता है, लेकिन हाल फिलहाल में तो मार्जिन बढ़ेगा, ये एक राहत की खबर है। इसके लिए स्टॉक्स ऐसे भाग रहे हैं। बिल्कुल, तो मार्जिन को सहारा मिल सकता है, थोड़ी कॉस्ट कम हो रही हैं, पाम ऑयल के प्राइसेस भी गिरते हुए दिखे हैं। और चोपड़ा साहब, काफ़ी समय से थोड़ा मोमेंटम भी थोड़ा मिसिंग रहा है जहां तक FMCG का सवाल है। क्या FMCG पर अब फोकस बढ़ाना चाहिए? इसमें एक मैं फंडामेंटल एक बड़ी बुनियादी बात मैं करना चाहता हूँ। जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारा तबका घर बैठ गया, और जब लोग घर बैठे तो बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, या बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें कट गई, या तनख्वाहें नहीं भी मिली। ऐसा प्राइवेट सेक्टर में हुआ, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा हुआ। तो क्या होता है कि जब भी ऐसा कुछ माहौल बनता है तो लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं हिट हो जाती है। और मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो इस बार हमने जो इफेक्ट देखा FMCG कंपनीज पे, वो कुछ सीवियर था कि उस तरीके से ऑफटेक नहीं था जो लॉकडाउन 1 में हमने देखा था। लास्ट ईयर लोगों ने बहुत सामान स्टोर किया था, और जिन लोगों को 1 महीने के राशन की जगह लोगों ने 3-3, 4-4 महीने का राशन घर में भरा और सामान लिया, और प्राइमरली FMCG प्रोडक्ट्स बहुत बिके और एक स्पाइक भी देखने को मिला था। बट इस बार वैसा नहीं हुआ। शायद पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू हो गए हैं लोग कि ऐसे लॉकडाउन चलते रहेंगे, उस तरह की चीज़ देखने को नहीं मिली। नंबर 2, अब जब लोग वापस लॉकडाउन खुलते हैं, अनलॉक होता है, तो वापस लोग नौकरी पे जाएंगे, कुछ पैसा कमाएंगे। बहुत सारा तबका इस देश का दिहाड़ी मजदूर है, या दिहाड़ी पे काम करते हैं, या जो डेली लेबर्स हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत कम तनख्वाहें पाते हैं। तो वहाँ से भी एक आपको FMCG में ऑफटेक दिखेगा। और ये बहुत छोटा छोटा सामान इस्तेमाल करते हैं, मगर इनका नंबर बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा बेस होता है। तभी बहुत सारी FMCG कंपनीज के बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, 5 रुपए 10 रुपए के। तो ये उस तबके के लिए हैं जो कि जिसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम है, मगर ये तबका बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है अनलॉक के साथ साथ FMCG कंपनीज में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको जैसी कंपनीज बहुत ही अच्छी लगती हैं इस पर्सपेक्टिव से, और इवन हिंदुस्तान लीवर। तो इन सारी कंपनीज पे नजर रखी जाए, और आने वाले कुछ समय के लिए FMCG कंजर्वेटिव सेक्टर भी है, और बाजार जब टॉप पे होता है तो कंजर्वेटिव जगहों पर लोग अपना पैसा मूव करते हैं। तो फार्मा, FMCG, IT में पैसा जाता है। तो एक वो कारण भी है कि हम FMCG में पैसा मूव करते हुए देखेंगे और तेजी देखेंगे। तो FMCG अच्छा लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ओके, तो FMCG में मूवमेंट आ सकता है, नजर रखिए। और सारे के सारे FMCG स्टॉक्स फिलहाल डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी गेन नहीं है, बट डेफिनेटली मूवमेंट अच्छा आते हुए दिख रहा है आपको FMCG काउंटर्स में इस समय। कल का काम आज ही राकेश जी, कुणाल जी करने के लिए तैयार हैं। लेते हैं उनकी पिक ऑफ द डे। बताएं सर। दीपांशु, हमारा पिक ऑफ द डे है MRPL में देखें तो स्टॉक एक ब्रेकआउट ले रहा है, और नीचे में देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है। टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है, और जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है 63-65 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में मुमकिन लगते हैं। तो MRPL है पिक ऑफ द डे। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, इस चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं, और फ्लैग में आमतौर पर जितना बड़ा इसका पोल होता है उतनी बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई देती है। तो उस लिहाज से अगर आप एक टारगेट निकालते हैं तो टारगेट काफ़ी अग्रेसिव 65 रुपये का लक्ष्य निकलता है 65 का। लेकिन हम लोग एक कंजर्वेटिव टारगेट लेकर के चलते हैं, इन स्तरों पर बाय करके चलना है। सबसे पहले एक स्टॉप लॉस रख लें 52 रुपये 50 पैसे का, 52 हाफ के स्टॉप लॉस से बाय करना है MRPL। पहला टारगेट होगा 60 रुपए का, 60 रुपीस का पहला टारगेट, और 61 रुपये 50 पैसे का दूसरा टारगेट MRPL में हमारी खरीदारी कराए।
ओके, तो एमआरपीएल पर है खरीदारी की राय। राकेश जी कुणाल जी की तरफ से नजर रखे इस काउंटर पर। स्वागत करते हैं जय ठक्कर का भी कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताएं। जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, मॉर्निंग में बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया था मैंने। इनफैक्ट उसमें एक अच्छी बढ़त हमें देखने मिली भी थी। 460 के प्लस तक के लेवल्स हमें देखने मिले, बट फिर से मार्केट में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है, तो 390 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट मेरा अभी भी कन्विक्शन है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का 35,000 का स्ट्राइकर कॉल ऑप्शन जो मैंने मॉर्निंग में रेकमेंड किया था, उसमें अभी भी बाई पोजीशंस बनाए रखे, होल्ड करें। बिकॉज जो हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आज एक मोमेंटम देखने मिल रहा है, कल से इनफैक्ट जो डेवलप हुआ है दीप, मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉक जैसे लीड कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, ये कंटिन्यू रहेगा रैली ऊपर की तरफ। और मे बी हमें फिर से एक अच्छा खासा मूव निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखने मिले, जिसके कारण बैंक निफ्टी में एक अप मूव देखने मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 35,600-800 तक के लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में देखने मिलने चाहिए। सो 35,000 का कॉल ऑप्शन में तो बने रह सकते हैं, बट एक फ्रेश रिकमेंडेशन अब जो मैं दे रहा हूँ वो एक कैश कॉल ऑप्शन है, आई मीन स्टॉक ऑप्शन है। बिकॉज इंडेक्स ऑप्शन में ऑलरेडी हमारा पोजीशन ओपन है बैंक निफ्टी में। सो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस का 1520 का कॉल ऑप्शन खरीदना है दीप। 39 और 40 ये रेंज में ट्रेड कर रहा है अभी, 39 एंड 40 ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना है। 32 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा दीप। फर्स्ट टारगेट रहेगा 48 का, सेकंड टारगेट बनेगा 53 का। 48 एंड 53 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है मुथूट फाइनेंस का 1520 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। इनफैक्ट ये कल भी मैंने दिया था आफ्टरनून के शो में, अच्छी तेजी देखने मिली, मुनाफा वसूला वहाँ पे। मुझे अभी भी लग रहा है कि आज जो कंसोलिडेशन हुआ है इसमें लॉन्ग पोजीशंस थ्रू कॉल ऑप्शन हम बनाकर जा सकते हैं मुथूट फाइनेंस में। मुझे ऐसा लग रहा है ये सीरीज में जहाँ पे नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी भी है, मुझे ऐसा लग रहा है 1580-1600 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो मुथूट फाइनेंस पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख सकती है, नजर रखिए इस काउंटर पर। अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है मुथूट फाइनेंस। जय की है ये राय, फिलहाल 1.25% ऊपर है। एक और स्टॉक जिस पर अभी एक अच्छा मूव आते हुए दिखा है अमर राजा। विश्वेश जी जरा इसकी चार्ट्स देखिए, क्या चल रहा है अमर राजा में? मेरे हिसाब से दीपांशु स्टॉक काफी ऊपर के लेवल से नीचे आया है 1100 के लेवल से, और कहीं ना कहीं ओएफएस के बाद में स्टॉक के अंदर में जो अक्यूमुलेशन हुआ है समवेयर अराउंड 740-760, मुझे लगता है वो ओवर हो चुका है। और अगर मैं एनालिसिस ठीक कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक का मीडियम टर्म बॉटम शायद प्लेस में है। देखिए 300 रुपए से स्टॉक 1100 गया था और 1100 से 700 आया, तो ये लार्ज रिट्रेसमेंट हुआ है ऑन अ मीडियम टर्म चार्ट्स, मंथली चार्ट्स के ऊपर। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फंडामेंटल आउटलुक भी चेक करने की जरूरत है, क्योंकि टेक्निकली अगर देखिए और डेटा वाइज देखिए तो मुझे लगता है स्टॉक के अंदर में एटलीस्ट 900 तक का पोटेंशियल है यहाँ पे। तो ये सीरीज में मुझे लगता है 800 के ऊपर जैसे ही जाता है तो लॉन्ग ट्रिगर होंगे, और मुझे लगता है 860-880 तक के टारगेट रहने चाहिए। कल हमने सबको रिकमेंड किया था हमारे क्लाइंट्स को, और हमारी पोजीशन अभी भी होल्ड है। मुझे ऐसा लगता है हमारा राजा बैटरी कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी वेरी गुड स्टॉक फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव एज वेल। ओके, तो अच्छा ट्रेड बन सकता है अमर राजा, इस पर रखें नजर। मोमेंटम में भी आपको काउंटर आते हुए दिख रहा है 785 के लेवल पर, और कल भी हम इस काउंटर को एक्टिव देख रहे थे। एक और काउंटर जहां पर थोड़ी एक्टिविटी दिख रही है, वागले साहब एम्फेसिस के चार्ट देखिए, रोज लगातार थोड़ा मूवमेंट ये काउंटर दिखाते रहता है, और पिछले हफ्ते भी फ्राइडे को अच्छा एक्शन चल रहा था। एम्फेसिस फिर से एक मूव आ सकती है सर इसमें? बिल्कुल आ सकती है। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू में लूंगा, इसमें स्टॉप लॉस एक 30 रुपए का होना चाहिए 2032 का, अभी 2063 है। मुझे ये स्टॉक 2120-2130 तक जाते हुए दिखता है 1 से 2 दिनों में। ओके, तो 2100-2130 तक आपको जाते हुए दिख सकता है एम्फेसिस। अच्छे मोमेंटम में ये काउंटर बना हुआ है। ऑयल इंडिया, आज सुबह हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर दी थी, एएसएम प्राइसिंग मैकेनिज्म को लेकर सरकार की सोच विचार चल रहा है गैस प्राइसेस के लिए, और बड़े बेनिफिशियरी होंगे ऑयल इंडिया और साथ ही ओएनजीसी तो अच्छे मोमेंटम में है ही। बंसल जी जरा ऑयल इंडिया की चार्ट भी देखें, वापस मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है, 150 के लेवल पर दोबारा आ रहा है। क्या राय बनती है सर ऑयल इंडिया पर?
देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और इनफैक्ट अगर हम देखें तो पिछले 6-7 दिन की जो नैरो रेंज थी उसमें से स्टॉक निकला है और टेक्निकली यहाँ पे जो टारगेट बैठते हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट बैठते हैं, वो बैठते हैं 157, 158 के। तो जिन्होंने लिया हुआ है दीपांशु, क्लियरली होल्ड की राय है 157 से लेकर 158 के टारगेट के लिए। 57 से लेकर 158 के टारगेट्स के लिए ये है राय। और अमर राजा की हम बात कर रहे थे, सिरानी साहब ने भी यहाँ पर कुछ दिन पहले कॉल दी थी, पिक ऑफ द मंथ थी उनकी 750 के लेवल्स पर, तो वहां से देखिए तो अच्छी गेंस ऑलरेडी ये काउंटर आपको दिखा रहा है, पर और मोमेंटम इस पर आते हुए दिख सकता है। आइए चलते हैं विश्वेश जी के पास वापस। एक कॉल उन्होंने भी आइडेंटिफाई करी है और एम्फेसिस आज कुशल ने इस पर राय दी थी सुबह ट्रेडर्स डायरी में, उनका कॉल ऑप्शन का ट्रेड था, तो वहां पर भी आपको मूवमेंट दिख रहा है। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे मूवमेंट में दिख रहे हैं। आइए देखते हैं विश्वेश जी को क्या पसंद है, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। दीपांशु देखिए, स्टॉक्स जो हैं वो कैश सेगमेंट में ज्यादा मूवमेंट है और वहां पे पोजिशनल अगर आप 5 से 15 दिन तक होल्ड करते हो तो रिटर्न काफी स्टेलर रहे हैं। जैसे कि हमने 10-15 दिन पहले गोदावरी पावर दिया था 900-940 की रेंज में, वो 1500 हो गया, विच इज लाइक 60% रिटर्न। उसी तरह की कंपनीज और सेटअप में ढूंढ रहा हूँ। सो एक स्टॉक है जो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्टॉक का नाम है इंडिया मार्ट, 7350 के आसपास चल रहा है। देखिए 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ लास्ट 5 साल का जो इसका प्रॉफिट का ग्रोथ है विच इज 35%। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लग रही है, स्टॉक ऑलमोस्ट 10,000 के लेवल को छूने के बाद 6,800 तक आया, तो दैट इज अ वेरी लार्ज रिट्रेसमेंट। तो सारी अच्छा फंडामेंटल कंपनीज में जब रिट्रेसमेंट आते हैं और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो मुझे लग रहा है आज के दिन में टेक्निकली यहाँ पे एक ट्रिगर है, वॉल्यूम है, स्पाइकअप है, तो मुझे लग रहा है स्टॉक के जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैटेगरी में ट्रेड किया जा सकता है। तो करीबन 7,350 के आसपास बाय करें, 7,100 का स्टॉप लॉस रखे, 7,800 और 8,200 के टारगेट मुझे लगता है इंडिया मार्ट में हमको आने वाले कुछ दिनों में एक्सपेक्ट करने चाहिए। ओके, तो इंडिया मार्ट भी लंबे समय बाद मोमेंटम में आ रहा है। थोड़ी गिरावट आई थी इनके नतीजों के बाद और जब जस्ट डायल ने जेडी मार्ट लॉन्च किया था, पर उसके बाद से अब देखिए अब थोड़ा जान लौट रही है इंडिया मार्ट में। और जस्ट डायल तो अच्छे मोमेंटम में है ही, अभी थोड़ी देर पहले 950 पर हम इसकी चर्चा भी कर रहे थे। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। सर, ग्लोबल मार्केट्स कुछ ज्यादा नहीं बदला है, एकदम सपाट डाउ फ्यूचर्स हैं, हल्की बढ़त नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको दिख रही है। यूरोप के बाजार आधे % की मजबूती में है, कच्चे तेल में भी आपको खरीदारी दिख रही है, क्रिप्टो बाजार में थोड़ा बाउंस बैक आया है और सोने पर लगातार 3 दिनों से हल्का सा दबाव बना हुआ है फेड पॉलिसी से पहले, बट ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। सर बिल्कुल, और दीप भारतीय बाजारों में भी क्लोजिंग अच्छी मजबूत होती दिख रही है, रिकॉर्ड हाइज पर हम बंद हो रहे हैं, निफ्टी और सेंसेक्स पर दोनों। तेजी की पोजीशन को बरकरार रखिए और अगर आपको रिस्क के लिहाज से हेज करना है, 2 तरीके हैं। 15,700 का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, कम प्रीमियम देनी तो 15,600 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, तेजी की पोजीशन को बरकरार रखिए। 16,000 का कॉल भी बेच सकते हैं, अगर आप बेचना चाहें तो वो भी बुरा नहीं है आइडिया, वो भी बेच सकते हैं। दोनों में से आपको जो ठीक लगे। अगर प्रीमियम देने का इरादा रखते हैं तो पुट खरीद लीजिए और प्रीमियम कमाने का इरादा रखते हैं लेकिन थोड़ी रिस्क चूंकि रहती है। हालांकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा भी कि कल का कल अचानक से 16,000 के पार निकल जाएगा, तो आप 16,000 का कॉल भी बेचें क्योंकि बीचों बीच में है ना, 15,865 के आसपास है, तो दोनों तरीके से। लेकिन कुल मिलाकर ये कि तेजी की पोजीशन को आपको रखनी चाहिए, कल के लिए होल्ड करनी चाहिए क्योंकि संकेत सारे ठीक हैं। एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स वापस दिखा देना, मैं देख लेता हूँ। और बाकी बैंक निफ्टी 35,200 के ऊपर बंद हो रहा है, अच्छी क्लोजिंग होती दिख रही है। अच्छा, डाउ फ्यूचर शांत है, कुछ नहीं हो रहा। बैंक निफ्टी में भी आप चाहे तो 35,000 का एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, इनफैक्ट 34,900 का खरीदना चाहिए बैंक निफ्टी में अगर आपको पुट ऑप्शन खरीदना है तो। और कॉल अगर बेचना चाहते हैं तो 35,500 का बेच सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें अपनी हेजिंग के साथ में, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल, तो लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखें हेजिंग के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार का मूड माहौल बढ़िया दिख रहा है इस समय और एक नए रिकॉर्ड क्लोज की तरफ हम मूव करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच क्लोजिंग से पहले कई सारे कैश स्टॉक्स आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एक सुस्त मूवर है अजंता फार्मा, इस पर अभी अभी एक मूव आती हुई देखिए। अगर जय हमारे साथ है तो एक राय जय से लेंगे अजंता फार्मा पर। 2,000 के लेवल्स पर अजंता फार्मा आपको आते हुए दिख रहा है। जय,
अजंता फार्मा क्या चल रहा है इस चार्ट पर? 2000 के लेवल पर आ रहा है काउंटर। दीप, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक इसे फ्रेश बाय करना है तो कर भी सकते हैं, बिकॉज ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया है डेली चार्ट्स पर। तो अगर आप देखो तो इसकी रेंज है करीब 1890 और ऊपर में अगर हम देख रहे हैं तो 2050। तो आप समझ सकते हो कि लगभग 1900 से लेके 2050 यानी 150 पॉइंट की एक रेंज है। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है ऊपर में 2020 के ऊपर, तो लगभग हमें 2170 2200 तक के लेवल्स अजंता फार्मा में देखने मिल सकते हैं। और जहां तक इसके इंडिकेटर्स का सवाल है तो काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं ये कंसोलिडेशन में। एक ब्रेकआउट के साथ इस यहाँ पे भी एक अच्छा बाय क्रॉसओवर देखने मिल सकता है और एक आपको सडन 7 to 10% का एक अपमूव देखने मिल सकता है। तो अजंता फार्मा आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा है। ऑन द लोअर साइड दीप अगर हम देखें सपोर्ट तो लगभग 1950 के आसपास है। ओके, तो 1950 पर सपोर्ट है और अपसाइड मोमेंटम आ सकता है अजंता फार्मा पर। बैंक से बेनिफिट चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष, 5 स्टॉक्स हैं बैन में। पहले तो बताएं, संभावना है कि कोई स्टॉक्स लिस्ट से बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल दीपांशु, एक स्टॉक की संभावना है सन टीवी। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 80.5% हो गई है। 80% से नीचे आती स्टॉक जो है बैन से बाहर आ जाएगा। इसके अलावा थोड़ी स्लाइट प्रोबेबिलिटी, लेकिन मुश्किल है क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 81.7% है फिलहाल, तो इसका थोड़ा सा डाइसी, थोड़ा डाउटफुल नजर आ रहा है। लेकिन सन टीवी यहाँ पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक बैन से बाहर आएगा। ओके, तो सन टीवी प्रोबेबिलिटी है बैन से बाहर आ सकता है, कम प्रोबेबिलिटी है कि शायद इंडिया बुल्स भी बैन से बाहर आए। फ्रेश एंट्री आशीष कौन से स्टॉक्स की हो सकती है? दीपांशु, फ्रेश एंट्री होगी अदानी पोर्ट्स की, निश्चित ही हो गया। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखिए काफी तेज उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। कल 93% थी बाजार बंद होने के समय। अभी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है 132% है। 95% के मार्क को जो है काफी ज्यादा क्रॉस कर दिया। तो ये तो पक्का ही है कि अदानी पोर्ट स्टॉक बैन में आएगा। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स, यहाँ पर भी देखिए तो पोजीशंस लगातार एवरीडे बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल 99% है, तो यहाँ पर भी जो है पूरी प्रोबेबिलिटी है। BHEL यहाँ पर थोड़ी सी संभावना है, 97% है, हालांकि ये भी 95% के ऊपर ही चल रहा है। तो ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। अदानी पोर्ट्स तो पक्का है, एस्कॉर्ट्स पूरी संभावना की स्टॉक बैन में आएगा और BHEL थोड़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये भी स्टॉक बैन में आ जाए। ओके, तो एक दिन के लिए बाहर आने के बाद पूरी संभावना है कि BHEL वापस बैन में आ सकता है, बट एस्कॉर्ट्स इस पर रखिए नजर, बॉर्डर पर है, और अदानी पोर्ट्स ऑलमोस्ट सर्टेनली बैन में आने ही वाला है। शुक्रिया आशीष बैन से बेनिफिट बताने के लिए। इस बीच एक फ्रेश मूव आई है गुजरात गैस पर। आज सुबह हम किरण जी से बात भी कर रहे थे, 655-660 तक के उन्होंने लेवल्स आज के लिए ही दिए थे। 655 पर गुजरात गैस आ चुका है इस समय। वागले साहब, बढ़िया मोमेंटम रहा है। किसी ने अगर ट्रेड लिया हो गुजरात गैस में, मुनाफा बुक कर लेना चाहिए या फिर कल भी एक्शन बरकरार रहेगा सर? दीपांशु, मुझे लगता है कल गैप अप तो मिलना चाहिए, तो आप एक क्लोज स्टॉप लॉस जो कि 642-43 होना चाहिए, होल्ड करें 665-670 तक, तो ये मुझे मोमेंटम दिखाई दे रहा है। मैंने आज MGL में भी बाय कॉल दिया था, तो गैस स्टॉक्स में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो ये है आपके लिए गुजरात गैस पर राय। और गुजरात गैस के साथ साथ GSPL पर भी रखिए नजर, क्योंकि वहां पर भी एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है, अच्छी तेजी बनी हुई है। चलिए फिर फाइनल क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। बाजार में एक और रिकॉर्ड दिन रहा है। 15,900 का स्तर पहली बार निफ्टी ने इंट्राडे में छुआ है और एक बार फिर से आप नए रिकॉर्ड क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। एशियन पेंट्स जबरदस्त एक्शन रहा इस पर। पेंट स्टॉक्स दोनों, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स पर अच्छा एक्शन रहा। 3% के साथ टॉप गेनर पर सहारा मिला है आज बैंकिंग और स्पेशली दिग्गज बैंकिंग स्टॉक से। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक दोनों में ही रही अच्छी खरीदारी। इंडसइंड बैंक से भी आपने थोड़ा पार्टिसिपेशन बनते हुए देखा है। इसके अलावा HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इसमें रही खरीदारी। HUL ने आज सपोर्ट किया है। सारे के सारे कंजम्पशन नेम्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इन्फोसिस में भी हल्की सी खरीदारी होती हुई दिखी आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज एकदम सपाट बंद हो रहा है, पर पिछले कुछ दिनों से रिलायंस का भी काफी बड़ा योगदान रहा है। एडवांस डिक्लाइन देखें निफ्टी का तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहा है, 1:1 के करीब, बट कुछ दिग्गज स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी रही, स्पेशली जो फाइनेंशियल हैवी वेट्स हैं, जहां से बाजार को मिला है सहारा।
गुजरात गैस 8.5% की तेजी के साथ क्लोज होते हुए दिख रहा है। इन्फो एज सुबह खरीदारी की राय आई थी 4900 के ऊपर। इंडिया बुल्स हाउसिंग वैसे बैन में है पर 4% ऊपर। महानगर गैस इस पर अभी राय चल रही थी 3.5% ऊपर। BHEL यहां पर भी अच्छी तेजी, कल की 11% की गिरावट के बाद। रैमको सीमेंट्स विश्वेश जी की खरीदारी की राय। DLF अग्रेसिव टारगेट चोपड़ा साहब की तरफ से आते हुए। एम्फसिस, PI इंडस्ट्रीज नए लाइफ हाई पर आज। मैरिको, मैक्स फाइनेंशियल, कमिंस यहां पर भी अच्छा एक्शन दिखा। अदानी एंटरप्राइजेस इस पर भी रखिए नजर। सुबह अनिल जी ने आपको कहा था कॉल ऑप्शन के जरिए आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। अच्छी तेजी के साथ बंद हो रहा है। सन टीवी कल शायद बैन से बाहर आ जाए, 2% ऊपर। वोल्टास, IRCTC, गोदरेज कंज्यूमर, मन्नापुरम फाइनेंस, डाबर जो पिछले 9 दिनों से तेजी दिखा रहा है। L&T फाइनेंस, IGL और PVR कुछ और काउंटर्स जहां पर अच्छी खरीदारी दिखी। गिरावट हुई है NMDC में 3% नीचे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 2% नीचे। PNB वापस बैन में आ गया, 1.5% की गिरावट यहां पर। टाटा पावर में सुस्ती रही आज। कैडिला, टोरेंट फार्मा, REC, डिवीज, अपोलो हॉस्पिटल्स, फाइजर, PFC, कोल इंडिया और वेदांता कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपको नरमी बनती हुई दिखी है। कैश स्टॉक्स में भी आज भरपूर एक्शन आपको आते हुए दिखा। KEI इंडस्ट्रीज हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, 6% ऊपर था, 11% ऊपर बंद हो रहा है। जस्ट डायल, इंडिया मार्ट अच्छी खरीदारी। JK टायर 8% ऊपर। राकेश जी, कुणाल जी की स्पेशल पिक। वर्लपूल नतीजों के बाद 7.5% की तेजी। MRPL पिक ऑफ द डे 6% ऊपर बंद हो रहा है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग, KRBL सेठी साहब की पसंद, इंडिया सीमेंट्स और त्रिवेणी टर्बाइंस कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी। बट अनिल जी, एक और रिकॉर्ड वाला दिन रहा। 15,900 के पहले आपने आज पहली बार बाजार को इंट्राडे में जाते हुए देखा और 15,850 के पहले 50 के ऊपर आप क्लोजिंग भी आते हुए देख रहे हैं। तो बढ़िया एक्शन आज बाजार में आपको बनते हुए दिखा है। ओवरऑल अगर आप बेसिस पर देखें तो अच्छी तेजी के साथ ही आप क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। आइए एक बार जरा व्यू ले लीजिए कौन से रहे आपके लिए टॉप गेनर्स जहां तक निफ्टी का सवाल है। अच्छी तेजी के साथ आपने एशियन पेंट्स के मूवमेंट आते हुए देखे और साथ ही बर्जर पेंट्स पर भी अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखा था। उसके साथ ही आपने अच्छी मूव आती हुई देखी सारे के सारे कंजम्पशन नेम्स पर, वहां पर भी आपने अच्छा रुझान देखा है। और इवेंचुअली आप अगर देखें तो पूरे के पूरे बैंकिंग पैक पर भी आपने अच्छा सहारा बनते हुए देखा है। तो ढेरों एक्शन रहा आज के बाजार के मूड माहौल में और इसी एक्शन को आगे भी हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। एक राय बैंक्स पर विश्वेश जी से मैं ले लूंगा। विश्वेश जी, जरा बैंक निफ्टी जो आज अच्छी क्लोजिंग दिखा रहा है, क्या समझना चाहिए सर, और कल के लिए क्या सेटअप समझाता है ये? देखिए दीपांशु, मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था एंड आई वाज वेटिंग कि मैं बाय कॉल भी इनिशिएट करूं। एक ही दिक्कत है दीपांशु जो मैं फोर्सी कर रहा हूं, डेली जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो सेल हो गया है और 35,500 के कॉल ऑप्शन में 15 लाख शेयर है। ऑन दी अदर साइड एक पॉजिटिव है और जो बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है कि कल का जो कैंडल है वो काफी बुलिश है। तो मेरा मीडियम टर्म व्यू मतलब कि 5 से 7 दिन का व्यू ये रहेगा कि जब तक 34,500 नहीं निकलता है शायद बैंक निफ्टी 37,000 तक जा सकता है, लेकिन ये एक्सपायरी में नहीं होगा। मतलब ये थर्सडे कल नहीं होगा, ये शायद अगले वीक या मंथली एक्सपायरी तक ये व्यू प्ले आउट होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम है वो स्लो डाउन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम अ थर्सडे पर्सपेक्टिव शायद मोमेंटम स्लो रहे, लेकिन ओवरऑल वीकली चार्ट पे शायद वेव 4 ऑन द बैंक निफ्टी हो चुका है एंड शायद अगर इक्वालिटी टारगेट ले तो मुझे लगता है 36,000 के ऊपर जाना चाहिए। तो अनिल जी ने जो कहा था मैं उससे पूरी सहमति रखता हूँ। मुझे लगता है बैंक निफ्टी अब 36 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया है। तो निफ्टी पर तो नए रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनी रहे हैं। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा डिस्टेंस है इसके रिकॉर्ड से, बट मोमेंटम जरूर आ रहा है और दिग्गज प्राइवेट बैंक्स का सहारा मिल रहा है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में जा सकता है। बाजार का एक्शन तो यहां पर खत्म हो चुका है, पर जी बिजनेस पर एक्शन बरकरार रहेगा। आज शाम 5 बजे आपके लिए एक स्पेशल शो तैयार किया जा रहा है। कई बार टलने के बाद आखिरकार देश में कल से हॉलमार्किंग लागू हो जाएगी, यानी कल से ज्वेलर्स सिर्फ हॉलमार्किंग वाले गहने ही बेच पाएंगे। साफ है सरकार के इस फैसले से ग्राहकों को फायदा होगा, यानी अब ज्वेलर्स 18 कैरेट या उससे भी कम के सोने को 22 कैरेट का बताकर नहीं बेच पाएंगे। लेकिन उनका क्या जिनके पास पुराने गहने हैं, वो कैसे पता करें कि उनका गहना कितने कैरेट का है? क्या लोग खुद भी हॉलमार्किंग करवा सकेंगे? और हॉलमार्किंग के वो कौन कौन से निशान होते हैं जो सोने की शुद्धता की गारंटी करते हैं? आज अपनी खास पेशकश में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारा साथ देंगे हॉलमार्किंग एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट हर्षद अजमेरा साहब,
जेम्स एंड ज्वेलरी कॉन्फेडरेशन के वाइस चेयरमैन संयम मेहरा और अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशु तत्वानी। तो हॉलमार्किंग की हर बात समझेंगे और स्मार्ट बायर बनने के लिए जरूर देखिए आपकी खबर आपका फायदा में हमारी खास पेशकश भरोसे का हॉलमार्क आज शाम 5 बजे। यह रहेगा हमारा खास फोकस। साथ ही नई उड़ान, हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम उन कंपनियों के टर्न अराउंड की कहानी दिखा रहे हैं जो किसी ना किसी कारण से बर्बाद हो गई थी लेकिन अब नई उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आज की कड़ी में हम बात करेंगे क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस की, यानी कि सीजी पावर के रिवाइवल की स्टोरी। देखना मत भूलिए नई उड़ान, मुश्किलों से उबरने की कहानी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे और फिर रात 8 बजे। ये हमारी स्पेशल फोकस रहेगी। इसके साथ ही 6:30 बजे शाम को कोविड की दूसरी लहर में कई दूसरी समस्याओं का भी आप कहर देख रहे हैं। कोरोना से ठीक हो चुके कुछ मरीज ब्लैक, व्हाइट और कई अलग तरह के फंगसेस का सामना कर रहे हैं, इसका शिकार हुए हैं। ब्लैक फंगस न सिर्फ घातक है बल्कि कोविड से भी खर्चीला इलाज है। ऐसे में क्या आपके हेल्थ इंश्योरेंस में ब्लैक फंगस का कवर शामिल है? कोरोना स्पेशल पॉलिसी क्या कोविड के साइड इफेक्ट के बीमारियों को भी कवर करती है? और घर पर कोविड के इलाज में क्या क्या और कैसे क्लेम आप कर सकते हैं, बताएंगे शाम 6:26 पर मनी गुरु में। देखिए कोविड के साइड इफेक्ट इंश्योरेंस में होंगे कवर। और फाइनली कोरोना वैक्सीन से देश में पहली मौत की पुष्टि हुई है। सरकार की तरफ से गठित कमेटी के मुताबिक इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कमेटी के मुताबिक एनाफिलैक्सिस एलर्जिक रिएक्शन है जो लाखों में किसी एक को होता है। तो अब ये एनाफिलैक्सिक क्या बला है? वैक्सीन लगने के बाद कैसे पता करें कि आप इसका शिकार हैं या नहीं? और वैक्सीन लगाने के बाद आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं? इस पर भी हर सवाल का हम जवाब देंगे 8 बजे। वैक्सीन से पहली मौत। और इसके साथ ही आने वाले दिनों में आपके लिए टीवी, फ्रिज और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान और व्हाइट गुड्स खरीदना महंगा होने वाला है। कंपनियां इनके दाम बढ़ोतरी करने की तैयारी में हैं। क्या बढ़ रहे हैं इनके, क्यों बढ़ रहे हैं इनके दाम और किस कैटेगरी में कितनी बढ़ेंगी कीमतें, ये सब जानेंगे। महंगे होंगे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इसके अलावा होंगी देश और दुनिया की अन्य कई खबरें। देखना मत भूलिएगा आज रात 7:56 पर इंडिया 360 हमारा खास पेशकश। तो पूरा एक्शन पैक्ड पैनल रहेगा शोज का आज शाम 5 बजे ऑनवर्ड्स। इसे आप मिस ना करें। LIC हाउसिंग को भी इसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अब तो स्टॉक कल ही रिएक्ट करेगा, बट एक बार जल्दी से देख लेते हैं किस तरह के नतीजे रहे हैं जहां तक LIC हाउसिंग फाइनेंस का सवाल है। इस समय कुल आय आप देखें तो हल्की सी बढ़त हुई है। 4,920 करोड़ से बढ़कर 4,970 करोड़ की इनकी कुल आय आती हुई दिखी है। कुछ वहां पर खास बढ़त आपने नहीं देखी है। इस समय मुनाफे के हिसाब से हम 780 करोड़ रुपए का अनुमान लगा रहे थे। ये अच्छी बढ़त दिखाने वाला था 421 करोड़ के मुकाबले में। वहां पर भी आप रखिए नजर। मुनाफा आया है 400 करोड़ रुपए का, तो अनुमान से काफी कमजोर रहा है। देखना पड़ेगा कि किस तरह की प्रोविजनिंग की गई है, क्योंकि वहां पर हम अनुमान लगा रहे थे कि प्रोविजनिंग बढ़कर आई है और शायद उसी का डायरेक्ट इंपैक्ट आप मुनाफे पर भी आते हुए देख सकते हैं। 8.5 रुपए पर शेयर का अंतरिम का इन्होंने फाइनल डिविडेंड का ऐलान भी किया है। LIC हाउसिंग के आ गए हैं नतीजे। बाजार का एक्शन हो गया है खत्म। नई रिकॉर्ड क्लोजिंग दी है बाजार ने। कल इस एक्शन को आगे बढ़ाएंगे मिडवीक ट्रेडिंग सेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वागले साहब, विश्वेश जी, सुमित जी और साथ ही दिल्ली से चोपड़ा साहब और राकेश जी, कुणाल जी, आप सभी का भी।